नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्वेश्चन पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एसी हिंदी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में पूरे के पूरे एसी हिंदी के सिलेबस को हम लोग समाप्त करने वाले हैं और मात्र आपको इतने प्रश्न पढ़ लेने हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है और कौन से प्रश्न की तैयारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने करवाया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा और महत्व। ये क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बस देखना है लेखन कौशल वहां पे है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका लेखन कौशल रहेगा लेकिन घुमाया फिराया हुआ रहेगा। तो आपको बस देखना है कि लेखन कौशल है कि नहीं यार। अगर लेखन कौशल लिखा हुआ है तो छाप देना पकड़ के पूरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको संवाद लेखन, संपादकीय लेखन, समाचार लेखन और संपादक के नाम पत्र, ये चारों टॉपिक को क्लियर करवा दूंगा दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पल्लवन के बारे में बताऊंगा। फिर 4 वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता और महत्व की विवेचना करें। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मीडिया लेखन किसे कहते हैं, है ना, इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा प्रारूपण क्या है, प्रारूपण के विशेषताओं का वर्णन करें। 7 में हम लोग जानेंगे ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन के प्रकार एवं इसके प्रारूप का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। फिर 8 में हम लोग जानेंगे संक्षेपण क्या है, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसके अर्थ, विशेषताओं और विधि एवं प्रकारों का वर्णन करना है। और 9 में जो हम लोग जानेंगे अनुवाद की प्रक्रिया एवं इसके विषय क्षेत्र को। ठीक है, ये 9 प्रश्न पढ़ना है, इसके बाहर एक भी प्रश्न जाने वाले नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आखिर लेखन कौशल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि लेखन कौशल का अर्थ, लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व की विवेचना करें कि आखिर लेखन कौशल का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और क्या महत्व है, इसके बारे में विवेचना करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक इजी सा लैंग्वेज में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। अब देखिए बात आता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके साथ साथ एसी हिंदी सेमेस्टर 1 और अन्य भी सब्जेक्ट के वीवीआई क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि आखिर लेखन कौशल किसको कहते हैं, है ना। लेखन कौशल किसको कहते हैं, देखिए तो लेखन कौशल की अगर बात करें तो लेखन कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं राइटिंग स्किल्स। क्या बोलते हैं, राइटिंग स्किल्स। देखिए जब आप बचपन में हुए होंगे ना, बचपन मतलब जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो सर आपको बोले होंगे कि बाबू अपना राइटिंग स्किल सुधारो। क्या सुधारो, अपना राइटिंग स्किल सुधारो। राइटिंग स्किल सुधारो कहने का मतलब क्या, अपना राइटिंग ही मत सुधारो, लिखने का तरीका सुधारो। ठीक है, उसके अंतर्गत में जितना चीज आता है ना वो सुधारो। खाली राइटिंग ही नहीं सुधारना है, लिखने का तरीका भी सुधारना है ना, कि कैसे उसमें से पाई देना है, किस तरह से आपको लिखना है, क्या सोच के लिखना है, क्या आप उसमें लिखें जो देखने वाले को भी अट्रैक्ट लगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। मीन्स बेहतर ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको बेटर तरीके से समझते हैं, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है लेखन कौशल का अर्थ। क्या लिखना है, लेखन कौशल का अर्थ। तो इस प्रकार से बताया गया है कि अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। ठीक है, मीन्स जब अपने भाव को, अपने विचार को क्या करते हैं, लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, मीन्स लिख करके बताते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लेखन कौशल कहते हैं। ठीक है, बताया गया है कि इसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। मीन्स लेखन कौशल को जो है ना लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। कोई पूछेगा आपको, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि लिखित अभिव्यक्ति किसको कहा जाता है, तो लेखन कौशल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बताया गया है कि लेखन कौशल के संदर्भ में हमारे देश के महान विद्वान, दार्शनिक, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कुछ कहा है।
लेखन कौशल के बारे में जो है ना, हमारे देश के एक महान विद्वान है, ठीक है, दार्शनिक हैं, लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने इनके बारे में कुछ कहा है। तो इनके बारे में क्या कहा है, तो देखिए कहे हैं कि लेखन कला मानवीय कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। लेखन कला क्या है, मानवीय कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है, ठीक है। ये किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसकी अर्थ, तो इसकी अर्थ का देखिए, अगर इसकी अर्थ की बात करें, देखिए बताया गया है कि कहने का अर्थ है कि अपने मन की कोरी कल्पनाओं को लेखन कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति को व्यक्त करना ही कला है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अपने मन के जो भावनाएं हैं, अपने मन के जो भावनाएं हैं, विचारे जो हैं, कल्पना जो है, उसको लिख करके जो है ना व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। ये क्या होता है दोस्तों, एक कला होता है। क्या होता है, एक कला होता है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी तरीके से लिखते हैं, ठीक है, उसको व्यवस्थित करके लिखना पड़ता है, ताकि आप देखने वाला भी जो है ना, पढ़ने वाला भी क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, उसको लगे कि हाँ इसमें से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को कविता, कहानी, शायरी, उपन्यास, व्यंग, कोस्ट, डायरी, यात्रा अनुभव, मीम्स आदि में व्यक्त करते हैं। मीन्स बोला गया है ना कि लोग जो है ना अपने अभिव्यक्ति को कविता, कहानी, शायरी, उपन्यास के जरिए से जो है ना क्या करते हैं, व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी देखे होंगे लोग व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, ठीक है, लोग व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, जब लोगों को तकलीफ होता है ना तो क्या करते हैं, अपने अपने स्टेटस में जो है ना सैड सैड स्टोरी डालते हैं, है ना, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हम क्या हैं, दुख हैं। तो उस तरह से लोग क्या करते हैं, मीम्स बना करके डालते हैं, शायरी लिख करके बताते हैं। मतलब लिखना ही क्या, अपने भावों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में भी बोला था कि इसके परिभाषाओं को बताएं कि इसके क्या क्या परिभाषा है ना। इसके परिभाषाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया। देखिए बोला गया है कि भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन या तो लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। मीन्स भाषा के जितने भी ध्वनि है, भाषा के जितने भी ध्वनि है उसको व्यवस्थित रूप से लिखना क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। दूसरा, अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को लेखन कौशल के नाम से जाना जाता है। मीन्स अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने कल्पना को जो है ना लिखित रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि भाषा के ध्वनियों को प्रतीकों के द्वारा जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। जैसे मान लीजिए भाषा का जो ध्वनि होता है ना, आ ई ए वो ऐसा ध्वनि जो होता है, तो भाषा के ध्वनियों को प्रतीकों के द्वारा क्या करना, लिखित रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। तो ये तीन जो था आपका परिभाषा था, किसका, लेखन कौशल का परिभाषा हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर लेखन कौशल के कितने प्रकार होते हैं, लेखन कौशल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसका प्रकार भी पूछा हुआ, महत्व भी पूछा हुआ, ठीक है। तो हर चीज़ को हम लोग जानेंगे, है ना, इसका परिभाषा को जान गए, इसके अर्थ को जान गए, अब हम लोग इसके प्रकार को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेखन कौशल का क्या महत्व होता है, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। उसके साथ साथ AEC1 हिंदी का पूरा टोटल तैयारी करवाया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे तैयारी करवाए जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का तैयारी करना है, मैं उसका जल्द से जल्द तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ और सारे सब्जेक्ट का तैयारी करा दिया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि लेखन कौशल 3 प्रकार के होते हैं। लेखन कौशल जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है, जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है, ठीक है। पहला है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना। सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लिखना, ठीक है। दूसरा होता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब देख के लिखना होता है, क्या होता है, देख के लिखना। और तीसरा होता है श्रुतलेख। क्या होता है, श्रुतलेख, जिसको हम लोग बोलते हैं सुन के लिखना। अब कभी क्लास में जब पढ़ रहे होंगे, स्कूल में जब पढ़ रहे होंगे, तो आपके टीचर कभी श्रुति लेख लिखाए होंगे, है ना। श्रुति लेख का मतलब होता है सुन सुन के लिखना, कि टीचर आपको बोलते जाएगा और आपको लिखना है, ठीक है, शुद्ध तरीके से लिखना है, कि आप शुद्ध लिख पाए। उस टीचर वहाँ पे देखता है कि आप शुद्ध लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति लेख कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सुलेख किसको कहते हैं, अनुलेख किसको कहते हैं, इसके बीच में क्या क्या प्रक्रिया है, सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगर सुलेख की बात करें, सुलेख में देखिए बताया गया है कि सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुंदर सुंदर लिखने
कोई हम लोग क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। और सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में क्या है, विशेष स्थान है। और सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। कि मान लीजिए अगर आप कुछ चीज़ों को लिखते हैं और एकदम सुंदर तरीके से लिखते हैं दोस्तों, तो सबका ध्यान जो है क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे जरूर से जरूर जाएगा। ठीक है। और आप अगर कितनों सही लिख लीजिए, आप कितनों सही लिखिए, लेकिन आप गलत तरीके से लिखेंगे तो वहाँ पे उसका ध्यान जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है। बोला गया है कि एक सुंदर लेख में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। एक सुंदर लेख जो होता है ना, उसमें निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या है कि परस्पर वर्णों में तथा वर्णों का मात्राओं के साथ आकार की दृष्टि से अनुपात हो। ठीक है। कि जितने भी आप वर्ण लिखें, जितने भी आप अक्षर लिखें, ठीक है, उसमें से मतलब सेम डिस्टेंस से लिखें। डिस्टेंस आपको कायम करके रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एगो 2 फीट के दूरी में लिख देंगे, 5 फीट के दूरी में लिख देंगे। सो ठीक है, डिस्टेंस आपको क्या करना है, कायम करके रखना है। जितना डिस्टेंस आप पहला में दिए, उसी का डिस्टेंस जो आप दूसरे तरीके दूसरे में दीजिएगा। ठीक है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि के वर्गों में पाई का चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेगा, और पाई का कोण जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए। जैसे बोला गया देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें जो है ना पाई का मान जो है ना बहुत अधिक होता है। अगर हम लोग कुछ चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ में अगर हम लोग पाई वगैरह नहीं देते हैं ना, तो वो लेख जो है ना सुंदर लगता नहीं है। ठीक है। और जब मान लीजिए अगर हम लोग पाई देते भी हैं, तो पाई को क्या करना चाहिए, एकदम सीधे तरीके से लिखना चाहिए। पाई को क्या करना चाहिए, सीधा देना चाहिए। 90 डिग्री कैसा बनना चाहिए, वो 90 डिग्री बनना चाहिए, ताकि आपका जो वर्ड बने, आपका जो अक्षर हो एकदम स्ट्रेट हो। ठीक है। स्ट्रेट रहेगा तो देखने में भी क्या रहेगा, बोल्ड लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि देवनागरी लिपि के वर्गों पर सिरोलेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है। देवनागरी लिपि के वर्गों पर, देवनागरी लिपि के वर्ग पर जो है ना सिरोलेखा लगाना अनिवार्य होता है। अतः प्रत्येक शब्द पर सिरोलेखा अवश्य हो। ठीक है। प्रत्येक जितने भी शब्द होते हैं ना, उस पर सिरोलेखा अवश्य लगाया जाता है। और सिरोलेखा जो है ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है। जब हम लोग वर्ड लिखते हैं तो वर्ड के ऊपर में जो है ना लाइनिंग देते हैं। ठीक है। तो वो लाइनिंग जो है ना दोस्तों कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया सुलेख के क्या गुण। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा में क्या था, अनुलेख। अनुलेख किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बताया जाता है कि किसी आदर्श लिखाई का हुबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। मीन्स देख देख के लिखना है, क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। और इस समय ये चीज़ जो है ना हम लोग स्कूल में करते थे। स्कूल में क्या करते हैं सर, कि आपको बोर्ड पे लिखाते जाते हैं और आप बोर्ड पर से लिखते जाते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। मीन्स देख देख के लिखने के लिखने के कला को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हुबहू अनुकरण करते हैं। इसमें छात्र क्या करते हैं, शिक्षक के द्वारा लिखे गए, मीन्स शिक्षक जो लिखते हैं उसके द्वारा हुबहू कॉपी कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ठीक है। बताया गया कि शिक्षक तख्ती या कॉपी पर वर्ण या शब्द लिख देता है और बच्चे देख करके ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, तख्ती पर मीन्स बोर्ड पर या तो कॉपी में क्या करते हैं, वर्ण लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, और विद्यार्थी क्या करते हैं, उसी को देख करके ठीक वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लोग देखिए तीसरा की बात करें। तीसरा में क्या लिखा हुआ, श्रुति लेख। श्रुति लेख मैंने आपको समझाया था कि पहले टीचर क्या करते थे, पहले जब आप पढ़ते होंगे तो टीचर क्या करते थे, बोलते थे और बोलते थे बाबू तुम लिखो अपने से, मीन्स श्रुति लेख लिखवाते थे, है ना। और वो देखते थे कि आप लिखने में कितना तेज हो, मीन्स किस तरीके से लिखते हैं, शुद्ध लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। ठीक है। तो देखिए बोला क्या है, श्रुति लेख में छात्र सुने हुए ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। ठीक है। श्रुति लेख का मतलब होता है कि छात्र जो है ना क्या करेंगे, शिक्षक के द्वारा बोले गए वचनों को जो है ना, बोले गए भाषाओं को लिखेंगे। ठीक है। मैं शिक्षक जो बोलते जाएगा वो उसकी वाणी को लिखते जाएंगे। ठीक है। श्रुति लेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है। श्रुति लेख में जो ना सुंदर लिखने से महत्व नहीं है। ठीक है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। ठीक है। मैं जो आप वर्ड लिखेंगे, जो अक्षर लिखेंगे वो क्या रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, में सही होना चाहिए। ठीक है। तो इसका महत्व इसमें से बहुत ज़्यादा है। फिर कहा गया है श्रुति लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणोद्रिय को पूर्ण शिक्षित करना भी है, ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। ठीक है। मीन्स श्रुति लेख का उद्देश्य यह भी है ना कि छात्र जो है बढ़िया से सुने, उसके साथ साथ जो भाषा उनको बोला जाए, जो वर्ड उनके बोला जाए, वो सावधानी पूर्वक से शुद्ध रूप में जो है उसको लिखें। ठीक है।
नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें बच्चे की लिखावट में सुडौलता, स्पष्टता व गति लाना भी उद्देश्य रहता है। ठीक है, इसमें से इसका उद्देश्य क्या रहता है कि बच्चे की लिखावट सुधारना, है ना, इसका स्पष्टता कि किस प्रकार से आप लिखेंगे, एकदम शुद्ध शुद्ध लिखना। ठीक है, और गति की आप लिखने का गति कैसा रहेगा, आपका लिखने का कितना कितना तेजी से आप लिख सकते हैं और कितने शुद्ध शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं, वो इसका उद्देश्य होता है। मीन्स तो लेखन कौशल का अर्थ हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अपने भावों को, अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है ना, हम लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान होता है कि हम लोगों को किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि किसी का भी अट्रैक्शन जो है वो वर्ड पे चला जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में है लेखन कौशल का उद्देश्य। कि आखिर लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है। अगर हम लोग लेखन कौशल सीख जाते हैं मान लीजिए, तो इसका कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, कुछ तो महत्व होना चाहिए। तो क्या महत्व है ना, तो देखिए बताया गया है कि इसका उद्देश्य होता है कि वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीखना। मान लीजिए अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं, लेखन कौशल का महत्व क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, तो कोई भी अक्षर को क्या करना, ठीक ठीक लिखना, मीन्स सही तरीके से लिखना, गलत लिखना नहीं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है कि सुंदर लेख का अभ्यास करना। कि अगर आप कुछ चीज़ों को लिखते हैं तो उसको सुंदर सुंदर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, फिर तीसरा है शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान करना। ठीक है, कि अगर आप कोई भी अक्षर लिखते हैं ना, कोई भी अक्षर जानते हैं, तो वो उन अक्षरों का जो है ना शुद्ध शुद्ध तरीके से जानना कि ये अक्षर सही तरीके से जाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना गलत तो। ठीक है, उसको सही सही तरीके से लिखना। फिर नेक्स्ट देखिए 4 में है वाक्य रचना के नियम से परिचित होना। कि वाक्य किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, उसके नियम से परिचित होना, है ना। ऐसा नहीं कि वाक्य किसी भी तरीके से बना देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसको जानना, लिखने का तरीका को जानना। फिर 5वां में है विचार तार्किक क्रम से प्रस्तुत करना। ठीक है, अपना जो विचार आएगा उसको वचनबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, मीन्स ठीक है, निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत करना। ठीक है, बढ़िया रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, विचार तार्किक कहलाता है। फिर देखिए अनुभवों का लेखन करना। ठीक है, आपका जो अनुभव होगा उसको क्या करना, उसमें से लिखना। लोग जो है ना लेखन कौशल के अंतर्गत इन चीज़ों का महत्व सीखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का महत्व होता है। फिर देखिए 7वां है लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान होना। ठीक है, इसके अंतर्गत में क्या क्या सीखते हैं लोग, लिपि के बारे में जानते हैं, शब्द के बारे में जानते हैं, और मुहावरों का जो है ना ज्ञान सीखते हैं कि कहाँ पे मुहावरा लगाना है, कहाँ पे कौन सा लिपि लगाना है, कहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, किसके अंतर्गत, लेखन कौशल के अंतर्गत। फिर देखिए 8 में है कि वाक्य रचना, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना। बच्चे जो है इसके अंतर्गत में क्या क्या सीखते हैं, वाक्य की रचना करने के लिए सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, विराम चिन्ह का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का कहाँ प्रयोग होता है, ये सब चीज़ जो है ना इसके अंतर्गत में बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट 9 में बोला गया है कि छात्रों को लेखन कौशल में निपुण बनाना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि छात्रों को जो है ना लेखन कौशल में निपुण बनाना, कि छात्र जो है बेटर तरीके से सब कुछ लिख सकें, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, ठीक है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके और बढ़िया तरीके से व्यक्त कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर करवाए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 5 और 6 मई को आपका AAC हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है। किसका, AAC 1 हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है ना। तो उसके तहत मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है, और इससे मैं आपको एक फिक्स क्वेश्चन बताऊंगा कि यही क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, और बस आपको वो पढ़ना है और आपके एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखिएगा। आज का टॉपिक हमारा है संवाद लेखन। पहला हम लोग संवाद लेखन के बारे में जानेंगे, दूसरा संपादकीय लेखन के बारे में जानेंगे, तीसरा समाचार लेखन के बारे में जानेंगे, और चौथा जानेंगे संपादक के नाम पत्र, है ना। ये 4 टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि सुनने के बाद बस आपको देखना है और सुनना है, उसके बाद आपके माइंड में यह हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं संवाद लेखन, समाचार लेखन, संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र के बारे में। ठीक है, तो बात अगर आता है संवाद लेखन का, किसका, संवाद लेखन, तो संवाद का मतलब होता है बातचीत। जब 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है और वो बातचीत को लिखा जाता है,
उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन। तो आपको सीधा लिखना है दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच में की गई बातचीत को लिखित रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। ये पहला आप समझ गए। दूसरा समझिएगा, कह रहा है समाचार लेखन। क्या कह रहा है, समाचार लेखन। कोई घटना के बारे में लिखना क्या कहलाता है, समाचार लेखन कहलाता है। मीन्स ताजा ताजा घटनाओं के बारे में लिखना और लिख के बताना ही समाचार लेखन कहलाता है। तो संवाद लेखन समझ गए और समाचार लेखन समझ गए। अब बातें यहां पे आती है संपादकीय लेखन का। तो देखिए संपादकीय लेखन का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर, है ना, तो न्यूज़पेपर का कोई एजेंसी रखता है। तो न्यूज़पेपर वाला जब क्या करता है, या तो न्यूज़पेपर वाला समझते हैं जो पत्रकार रहता है, ठीक है, जब पत्रकार क्या करता है, कोई न्यूज़ को छापता है, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या भारत में है, ठीक है, तो वो मुद्दा उठाया और वो मुद्दा उठा करके जो है ना क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, एक पैराग्राफ लिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपादकीय लेखन कहते हैं। और चौथा हमारा, तीसरा हमारा जो आता है मीन्स चौथा, वो है संपादक के नाम पत्र। अब देखिए संपादक के नाम पत्र मतलब ये है कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में जो है ना अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी अखबार वाले के पास जो है ना आपको पत्र लिखना। अखबार वाले जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, तो उनके पास आपको क्या करना है, पत्र लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो संपादक है, एडिटर है ना, और उनको पत्र लिख करके बताना है कि आप क्या करिए, अपने न्यूज़पेपर में जो है ना ये न्यूज़ को छापिए ताकि अधिकारियों को पता चल सके कि क्या क्या समस्याएं हमारे क्षेत्र में है। ठीक है, तो यही सब टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके डिटेल्स से हम लोग समझेंगे, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संवाद लेखन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संवाद लेखन, जिसको हम लोग कहते हैं डायलॉग राइटिंग। क्या कहते हैं, डायलॉग राइटिंग। आंसर में लिखा हुआ है कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के बातचीत को दर्शाने वाला लेखन को संवाद लेखन कहते हैं। क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है और वो बातचीत को अगर लिखा जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। बस समझिएगा और सुनते जाइएगा, है ना। आगे कह रहा है कि यह जो है ना कहानी या नाटक का हिस्सा हो सकता है। आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बहुत सारे किताबें पढ़ी होंगी, उसमें देखा होगा कि बहुत सारा नाटक है। यहाँ पे किसी का मान लीजिए राजू नाम है, ठीक है, तो राजू कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो श्याम कहेगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए विषय है, विषय क्या है, किस चीज़ पे आप बातचीत करोगे, है ना, तो परीक्षा की तैयारी को लेकर के आपको संवाद करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मैं पूछूंगा किसको, अर्जुन को, तो बोलूंगा अरे अर्जुन तुम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हो, है ना। तो अब अर्जुन जो है ना रिप्लाई करेगा कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूं और पुराने प्रश्न को हल करता हूं, ठीक है। अब मैं फिर से कहूंगा कि बढ़िया, अब मैं भी क्या करूंगा, टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, और जब दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है और उसको जब लिखा जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाद लेखन, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा आता है संपादकीय लेखन। क्या आता है, संपादकीय लेखन। आप एंडिंग को मिस मत करिएगा, क्योंकि एंड में, अंत में मैं ये चीज बताऊंगा कि इसमें से फिक्स क्वेश्चन कौन सा आएगा, ठीक है, तो उसको मिस नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए संपादकीय लेखन को कहते हैं एडिटोरियल राइटिंग, मीन्स एडिटर जो पत्र लिखता है वह कह रहा है कि यह लेख जो है ना अखबार में संपादकीय नाम से प्रकाशित होता है, जिसमें अखबार की ओर से मुद्दे पर विचार, विश्लेषण और सुझाव दिए जाते हैं। इसके ओर से अखबार के जो संपादक है उसके ओर से, है ना। कह रहे हैं कि यह जो है तटस्थ और जानकारी पूर्ण होता है, यह जो होता है उसमें जानकारियां भरी हुई होती है। कह रहा है अखबार की तरफ से किसी मुद्दे पर विचार या सलाह देना, ठीक है, अखबार की तरफ से कोई मुद्दा या तो कोई घटना पर जो है ना क्या करना, सलाह देना ही क्या कहलाता है, संपादकीय लेखन कहलाता है। अब आखिर इसको लिखते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले किसी सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दे को चुने, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या, तो ये पूरे राष्ट्र की समस्या है ना, तो इसको आप चुन लिए। उसके बाद उसका असर, कि आखिर बेरोजगारी का क्या असर हो रहा है और बेरोजगारी को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं वो चीज़ बताइए। फिर लास्ट में जो है ना आपको सुझाव देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, संपादकीय लेखन लिख सकते हैं। अब देखिए उदाहरण यहां देखिएगा,
जैसे मान लीजिए उदाहरण, विषय आपका है बेरोजगारी एक गंभीर समस्या, है ना, और वो इस प्रकार से लिखते हैं कि आज भारत में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है, पढ़े लिखे युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए ताकि युवाओं को काम मिल सके, और हमें तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ कि कोई सामाजिक मुद्दा को चुने से बेरोजगारी, अब क्या हुआ कि हम लोग बताएं इसके बारे में, इसका असर क्या हुआ और उसका समाधान बताएं। ठीक है, इसका असर है कि लोग जो है ना नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, अब सलाह दी है कि सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए ताकि युवाओं को काम मिल सके, है ना, और अब जो है ना सुझाव दे रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं, तो सुझाव दे रहे हैं कि हमें तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से संपादकीय लेखन होता है। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो है समाचार लेखन। क्या है, समाचार लेखन। समाचार लेखन का मतलब है न्यूज राइटिंग। क्या है, न्यूज राइटिंग। अब कह रहा है कि न्यूज राइटिंग का मतलब क्या है, तो इसमें किसी घटना या तो घटना स्थल और उससे जुड़ी जानकारियों को संक्षेप में, स्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से लिखा जाता है। मीन्स समाचार लेखन क्या है, तो इसमें जो है ना कोई घटना के बारे में, घटना स्थल के बारे में और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में जो है ना संक्षेप में छोटा करके उसको लिखा जाता है ताकि उसको पूर्ण जानकारी मिल सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं। कह रहे इसमें क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे का उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए कोई घटना हुआ, तो यह घटना कैसे हुआ, यह घटना कब हुआ, यह घटना कहाँ हुआ था, कौन कौन थे, है ना, तो ये सब क्वेश्चंस उसमें आता है और उसका उत्तर हम लोगों को मिलता है। वही कह रहा है कैसे लिखें, जैसे घटना क्या हुआ, घटना क्या हुआ, घटना कब हुई, ठीक है, कहाँ हुई और कैसे और क्यों हुई। ठीक है, ये सब अगर आपको पता है दैट मीन्स आप उसको लिख सकते हो, है ना। अब देखिए इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे मान लीजिए विषय, विषय यहाँ पे स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन, हमारे स्कूल में क्या हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ। ठीक है, अब एनुअल फंक्शन हुआ तो पहला चीज आप क्या देखोगे कि घटना क्या हुआ, तो घटना क्या हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ। दूसरा चीज कब हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कि पटना 22 अप्रैल सेंट जोसेफ स्कूल में सोमवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया। तो हम लोगों को पता चल गया कि ये कब हुआ था, तो 22 अप्रैल को हुआ था। अब कह रहा है कि कहाँ हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि ये पटना के संत जोसेफ स्कूल में सोमवार को हुआ था, है ना। अब कह रहा है कि कैसे और क्यों हुआ, है ना, तो कह रहा है कि मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी उपस्थित थे, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये इस प्रकार से हुआ, और समारोह में विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। ठीक है, और ये इसलिए क्यों हुआ था, तो क्यों हुआ था, तो बच्चों को मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समाचार लेखन भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अंत में जो हमारा टॉपिक आता है संपादक के नाम पत्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेटर टू द एडिटर, एडिटर के पास पत्र लिखना। कह रहा है यह एक औपचारिक पत्र होता है जो किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को लिखा जाता है। ये किसको लिखा जाता है, तो जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं, मीन्स जो समाचार पत्र के एजेंसी लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, उनके पास अगर कोई पत्र लिखा जाता है उसको हम लोग संपादकीय पत्र कहते हैं। कह रहा है इसमें समाज की किसी समस्या या विषय पर अपनी राय या सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, और यह एक ऐसा पत्र होता है जिसमें जो है ना अपने समाज से जुड़ी कोई समस्याओं के बारे में और कोई विषय के बारे में जो है ना जानकारियां और राय जो है उसमें दिया जाता है। कह रहा है कि यह किसी अखबार के संपादक को कोई समस्या या सुझाव बताने के लिए लिखा जाता है। ये किसको लिखा जाता है, तो अखबार के संपादक, जो अखबार के संचालक होते हैं, है ना, उसको लिखा जाता है, और उसमें जो है ना उस समाज के समस्या के बारे में और वहाँ के सुझाव के बारे में बताया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि आखिर इसको लिखे कैसे, तो संपादक के पास पत्र जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग संबोधन करते हैं। क्या करते हैं, संबोधन, जैसे कि माननीय संपादक महोदय। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे, विषय। विषय कि आखिर किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पानी की समस्या के बारे में लिख रहे हैं, अपराध के लिए लिख रहे हैं, किस चीज के लिख रहे हैं, तो जिस चीज के लिए लिख रहे हैं उसको आपको विषय में लिख देना है। उसके बाद तीसरा में आपको बताना है मुद्दा, कि आखिर आप समस्या क्या है आपका, है ना, वहाँ की क्या समस्या है। और चौथा में जो है आपको निवेदन करना है, किसके लिए, समाधान के लिए। ठीक है, कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान करने का प्रयास करें। और पांचवा में जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको संक्षेप में समाधान करें, ऐसा नहीं कि 5-6 पेज रगड़ के लिख दें,
ऐसा करना नहीं है, संक्षेप में समाप्त करना है। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे कैसे लिखना है। अब देखिए उदाहरण यहाँ पे देखिएगा कि आपको लिखना कैसे है ना। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं फिक्स क्वेश्चन बताऊंगा कि आखिर एग्जामिनेशन में आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों आपका यही इसी से क्वेश्चन आएगा, किससे, संपादक के नाम पत्र आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में फैले अपराध की रोकथाम हेतु संपादक को एक पत्र लिखे। या तो आपको कहेगा कि आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु संपादक को एक पत्र लिखें। तो आखिर संपादक के पास एक पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में। फिर लिख देना है श्रीमान संपादक महोदय। ठीक है, अब किसके पास आप लिख रहे हैं, तो प्रभात खबर के पास लिख रहे हैं और झुमरी तलैया वाले के पास लिख रहे हैं। तो ये चीज मैंने लिख दिया यहां पे। उसके बाद आपको यहां पे मैंने बताया था कि दूसरा में आपको लिखना विषय। तो यहां पे आप लिख दिए क्या, विषय। अब विषय क्या था आपका, तो कह रहा है कि आपके क्षेत्र में अपराध फैल गया है तो उसके रोकथाम हेतु, है ना। तो कह रहा है कि अपराध के रोकथाम हेतु पत्र, ये चीज आप लिख दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था विषय लिखने के बाद जो है मुद्दा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे महोदय लिखने के बाद आपको मुद्दा बताना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं राजू सिंह ग्राम अनंतरी का निवासी हूं। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे इलाके में फैले अपराधों की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में चोरी, डकैती, छीना झपटी अथवा छेड़ाखानी प्रत्येक दिन की बात हो गई है, जिससे पूरा समाज में और पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग जो है घर से बाहर निकलने तक कतरा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जितनी आप क्रिटिकल तरीके से लिख सकते हो उतने क्रिटिकल तरीके से आपको क्या करना, अपनी समस्या को यहां पे बताना है, लेकिन पहले अपनी जानकारी देने के बाद। उसके बाद कह रहा है कि इसके संबंध में पूरे क्षेत्रवासियों ने थाना तक भी रिपोर्ट पहुंचाया परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि ये चीज लिखना आपको जरूरी है कि इसके संबंध में, इस घटना के संबंध में पूरे क्षेत्रवासियों ने क्या किया, थाना में भी रिपोर्ट दिया, लेकिन परंतु थाना प्रवाही पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, है ना। और जब थाना प्रवाही पर इसका कोई असर नहीं हुआ तब मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास पत्र लिखना हो ताकि आप जो है अपने समाचार पत्र में ये समस्याओं को छापिए और अधिकारियों को बताइए कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हो रही है। वही कह रहा है कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से यह समस्या को सरकार के सामने रखें ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित कदम उठाया जाए और हमारे क्षेत्र की परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। तो इस प्रकार से आपको संपादक के नाम पत्र लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। आपको फॉर्मेट सेम रखना है, ठीक है, यहाँ तक का फॉर्मेट सेम रखना है आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ तक भी आपको सेम रखना है। उसके बाद जो आपकी समस्या है समस्या बताइए, ये भी बताइए, बाकी यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। उसके बाद अंत में जो है आपको धन्यवाद लिख देना है, यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा जो जो लोग लिख रहे हैं, बाकी आपका विश्वसनीय आप किसने पत्र लिखा है यहाँ पे नाम और ग्राम लिख दीजिएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इससे जुड़ा दोस्तों कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एएससी हिंदी, किसका, एएससी हिंदी की पूरी तैयारी दोस्तों मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आज के क्वेश्चन में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों अगर आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए कि पल्लवन किसको कहते हैं, इसके बारे में बताना है और उदाहरण के साथ में इसको बताना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है और बड़े ही इजी तरीके से आपको बताया जाने वाला है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आज ये वीडियो समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाने छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से ही आपको जो है ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पल्लवन किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ को कैसे हम लोग व्याख्या करेंगे, हर चीज आपको बेटर तरीके से बताया जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए बात आता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, मतलब सेमेस्टर 3 वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। और जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट होंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर बात करें यहाँ पे पल्लवन का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि पल्लवन का अर्थ है, पल्लवन का अर्थ विस्तार करना या तो बड़ा करना होता है।
पल्लवन का अर्थ क्या होता है? विस्तार करना या तो बड़ा करना, अर्थात दिए गए विचारों का या तथ्यों को जो है ना उदाहरण सहित विस्तार रूप से व्याख्या करना, ये क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। मिस मान लीजिए कोई कहानी दिया हुआ, कोई वर्ड दिया हुआ, ठीक है, कोई वर्ड को जो है ना विस्तृत रूप से अपने अनुसार से कल्पना करके जो है ना उसको विस्तृत रूप से लिखेंगे, उदाहरण के सहित लिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने संक्षेपण जाना था। क्या जाना था? संक्षेपण जाना था। संक्षेपण जो है ना पल्लवन का जस्ट उल्टा है। संक्षेपण जो है पल्लवन का क्या है? जस्ट उल्टा है। कि संक्षेपण में क्या रहता था कि आपको कहानी दिया हुआ रहता था और कहानी को जो है ना एक शॉर्ट से भाषा में लिखना रहता था, मीन्स संक्षेप पे लिखना रहता था। लेकिन यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप दिया रहेगा और आपको कहानी के जैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पल्लवन संक्षेपण के ठीक उल्टा होता है। पल्लवन जो होता है ना संक्षेपण का क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण में मूल पाठ का संक्षेप रूप प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण में हम लोग क्या करते हैं? जो मूल पाठ दिया हुआ रहता है, जो कहानी दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग छोटा करके लिखते हैं, मैं संक्षेप रूप में लिखते हैं। लेकिन पल्लवन में जो है ना मूल कथन को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन पल्लवन में क्या किया जाता है? आपको छोटा रूप दिया जाएगा और छोटा रूप को जो ना विस्तृत रूप से बड़ा करके लिखना पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बताया गया है कि पल्लवन का सीधा अर्थ क्या होता है? विस्तार करना या तो बढ़ाना। पल्लवन का सीधा अर्थ क्या होता है? विस्तार करना या तो बढ़ाना। ये तो परिभाषा हो गया, आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अब देखिए कि कैसे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तरीके से आपको बताया गया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे जगमारी। मतलब ये आपको वर्ड दे दिया गया है, 2 लाइन का वर्ड दे दिया गया है, इसको आपको विस्तृत करके जो है ना बड़ा करके लिखना है। ये 2 लाइन का, लेकिन आपको जो है ना 5, 6, 7 लाइन में आपको लिखना है इसको, ठीक है। तो कैसे आप लिखिएगा? तो देखिए इसका भावार्थ समझना पड़ेगा आपको कि इसमें कहना क्या चाह रहा है ना। देखिए लिखा हुआ ये कविता है, कविता को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, अपने कल्पना करके जो है ना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखंदे जखमारी। देखिए बताया गया है कि इसको मैंने बताया, इसको मैंने लिख के बताऊं, ठीक है। कि देखो इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से जो है, ये तो कविता है, कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि ज्ञान जो है ना हाथी के जैसा होता है। ज्ञान कैसा होता है? हाथी के जैसा होता है। क्योंकि जब एक हाथी बाजार में चलता है, क्योंकि जब एक हाथी जब बाजार में चलता है ना, तो उसके पीछे जो है ना बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन हाथी जो है ना उन पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान देता है क्या? नहीं, हाथी जो है उन पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है, हाथी जानता है कि कुत्तों का काम क्या होता है? भौंकना ही होता है। कुत्तों का काम क्या होता है? भौंकना ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति करता है तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत तरीके से उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उसका टांग खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन व्यक्तियों को जो है ना उनके बातों पर ध्यान ना दे करके अपनी भक्ति में मग्न रहना चाहिए, मीन्स अपने पढ़ाई में मग्न रहना चाहिए, किसी को बातों का ध्यान देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी के माध्यम से कहा गया है कि जो ज्ञान होता है वो किसके जैसा होता है? हाथी के जैसा होता है। अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो आप किसी के बातों पर ध्यान ना दे करके आपको जो मन करता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस तरह से ज्ञान अर्जित करते जाइए, ठीक है। पीछे क्या बोल रहा है लोग, आपको लोग जो है ना पीछे खींचने का प्रयास करेगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। या तो देखिए ये तो उदाहरण नंबर 1 हो गया आपका। उदाहरण नंबर 2 देखिए लिखा, उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ये आपको एक ही सेंटेंस दे दिया गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कि मान लीजिए आप अभ्यास करते रहेंगे ना तो हर चीज क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन होता है, मैथ का क्वेश्चन होता है, तो मैथ का क्वेश्चन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप आज पढ़े, ठीक है, कल पढ़े, लेकिन परसों छोड़ दीजिएगा, नरसों छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? भूल जाइएगा आप। उसको क्या करना पड़ेगा? मैथ के क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना पड़ता है ना। तो वही बोला गया है कि निरंतर अभ्यास से ज्ञानी व्यक्ति भी क्या हो जाता है? ज्ञानवान हो जाता है। मीन्स जो अगर आप निरंतर प्रयास कीजिएगा ना तो वो कार्य क्या हो जाएगा? आपका आसान हो जाएगा, है ना। वही बोला गया कि निरंतर अभ्यास से जो ना ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो भी क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। अभ्यास से व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है, और अभ्यास से क्या होता है? व्यक्ति का बुद्धि का विकास होता है।
उसकी जानकारी बढ़ती है और उससे क्या होता है, उसकी जानकारी बढ़ती है। ठीक है, देखिए बोला क्या है कि अभ्यास के लिए परिश्रम आवश्यक होता है, और अगर आपको अभ्यास करना है तो अभ्यास के लिए क्या जरूरी है, परिश्रम आवश्यक है। ठीक है, देखिए बोला क्या है कि परिश्रम द्वारा मंदबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, कि अगर वो परिश्रम करेगा, अगर वो अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करने से जो है ना मंदबुद्धि व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। फिर बोला गया कि बुद्धि के परिष्कार और संस्कार के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। अगर आपको बुद्धि जो है ना अर्जित करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको तेज बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और ज्ञान की प्राप्ति और बुद्धि को धारदार बनाने के लिए लगातार अभ्यास करना क्या है, अति आवश्यक होता है। अगर आपको ज्ञान का प्राप्ति करना है, बुद्धि को अर्जित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसी में कहा गया कि परीक्षा में वही विद्यार्थी अच्छे अंक से पास हो पाते हैं जो लगातार अध्ययन करते रहते हैं, जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, वही क्या होते हैं, अच्छे अंक से पास होते हैं। ठीक है, बोला गया है कि ज्ञान अपने आप में हमारे पास चलकर नहीं आता, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। बोला गया ना कि ज्ञान जो है ना अपने आप चलकर हम लोग के पास आएगा क्या, नहीं। ठीक है, हम लोगों को जो है ना उसके पास जाना पड़ेगा, हम लोगों को अर्जित करना पड़ेगा, हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तब हम लोग के पास ज्ञान आएगा। बोला गया आगे कि जो जितना अधिक प्रयास और अभ्यास करता है उसके ज्ञान का भंडार जो है ना उतना अधिक विस्तृत होता है। बोला गया ना कि जो जितना प्रयास करता है ना, जो जितना अधिक प्रयास करता है और अभ्यास करता है, उसके पास जो है ना ज्ञान का भंडार उतना ही विस्तृत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड के माध्यम से, मतलब यहाँ पे तो एक ही सेंटेंस दिया हुआ था, लेकिन एक सेंटेंस से यहाँ पे कितना सेंटेंस बन गया, तो वही बोला गया है कि एक सेंटेंस को जो है ना, एक कहानी को, एक सेंटेंस को जो है ना विस्तृत रूप से वर्णन करना, उदाहरण के तरीके से वर्णन करना क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण नंबर 3 में आपको बताया गया है कि काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, रामा भई रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ठीक है, ये कविता के माध्यम से आपको हर चीज समझाया जाने वाला दोस्तों। देखिए आपको, देखिए ये यहाँ पे आपको 2 लाइन में दे दिया गया, ठीक है, बोल दिया गया कि इसका भावार्थ समझाओ, मीन्स के बारे में बताओ, ये 2 लाइन आपको बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको विस्तृत रूप से वर्णन करना है ना। तो देखिए कवि जो है ना इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी जाओ, तुम कहाँ जाओ, या तो काबा जाओ या तो काशी जाओ। ठीक है, तुम या तो राम की उपासना करो या फिर रहीम की उपासना करो। ठीक है, ईश्वर क्या है, एक है। ईश्वर क्या है, एक है। मीन्स कहा गया है कि अगर तुम काबा जाते हो या तुम काशी जाते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम राम को पूजो या तो रहीम को पूजो, ईश्वर क्या है, एक ही है। ईश्वर क्या है, एक ही है। मीन्स बोला गया है कि जिस तरह मोटे आटे को पीसने से, महीन पीसने से मैदा बन जाता है, पर दोनों वस्तु तो एक ही होता है। मान लीजिए अगर हम मोटे आटा को जो है ना क्या कर देंगे, महीन पीस देंगे, पूरा महीन करके पीस देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मैदा बन जाएगा, लेकिन दोनों वस्तु तो एक ही होता है ना। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को चाहे हम लोग किसी भी रूप में पूजे, चाहे वो राम के रूप में पूजे, चाहे वो रहीम के रूप में पूजे, चाहे वो उसको काबा में ढूंढे या तो काशी में ढूंढे, ठीक है, वह तो एक ही है ना। तो एक देखिए ये दो सेंटेंस के माध्यम से आपको इतने सारे वर्ड को लिख दिया, ठीक है, व्याख्या करके लिख दिए। तो वही बोला गया है कि कोई भी सेंटेंस को व्याख्या रूप में लिखना, मीन्स बड़ा विस्तार करके लिखना, हम लोग क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस बात आता है कि इसके विशेषताएं, कि पल्लवन की क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर इसके कुछ तो विशेषताएं होंगी ना। तो देखिए इसका पहला विशेषता है कि वाक्य सरल और छोटे हो। वाक्य जब बनाएंगे तो वाक्य कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और छोटे छोटे होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसा वाक्य होना चाहिए जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, छोटा छोटा वाक्य होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, वाक्य स्पष्ट होगा और दो अर्थी ना हो। वाक्य जो बनाएंगे आप, सेंटेंस जो बनाएंगे, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मतलब तुरंत दिख जाना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, और उसका दो अर्थ नहीं निकलना चाहिए। उसका 2 अर्थ निकलना चाहिए क्या, नहीं, उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए, ज्यादा अर्थ निकालने से फायदा नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए बोला गया है कि व्याख्या समझा कर भी की जा सकती है। व्याख्या जो है ना, उसको व्याख्या जो है समझा करके भी किया जा सकता है, और उदाहरण दे करके भी, किसी कहानी के रूप में बता करके भी जो है ना वो वाक्य को जो है हम लोग समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए चौथा में कहा गया कि तुलनात्मक अध्ययन द्वारा भी पल्लवन किया जा सकता है। कोई सा भी तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन लेखक के विचारों को प्रस्तुत करना ही उद्देश्य होना चाहिए। मीन्स देखिए हम लोग उसको तुलना करके भी जो है ना, किसी चीज से तुलना करके भी उसका व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है
वो वहां से हम लोग को हटना नहीं है, उसका जो उद्देश्य जो है ना, वो जो वर्ड का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य से हम लोग को हटना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला क्या है कि पल्लवन व निबंध में मूलभूत अंतर यह है, ठीक है। पल्लवन और निबंध में मूलभूत अंतर होता है, ठीक है। कि पल्लवन जिसमें हम लोग करते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम लोग निबंध लिख रहे हैं, तो वो निबंध लिखना नहीं है। देखिए बोला क्या है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए सूत्र वाक्य में निहित भाव को स्पष्ट यदि पल्लवन है तो उसमें से दिए गए शब्दों का विश्लेषण करना जो है ना निबंध कहलाएगा। मान लीजिए कि वो भाव को, मीन्स जो सेंटेंस आपका दिया हुआ सेंटेंस के भाव को स्पष्ट करना पल्लवन है, लेकिन उसके शब्दों का विश्लेषण करना जो है ना निबंध कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। अगर इसका हम लोग पल्लवन करते समय, अगर इसके पल्लवन करते समय साहित्य की परिभाषा और प्रकार बताएंगे तो वह क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। साहित्य का परिभाषा और प्रकार बताना है क्या? नहीं। साहित्य के बारे में अगर बताएंगे, ठीक है, इसमें जो भाव छिपा है उसके बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पल्लवन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके हम लोग प्रकार को बताएंगे, इसके परिभाषा को बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बड़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता और महत्व की विवेचना करें कि आखिर प्रतिवेदन का क्या क्या तरीका होता है, क्या प्रकार होते हैं, इसके क्या विशेषता होता है और क्या महत्व होता है, ठीक है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपको सेम तरीके से आंसर लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी सेमेस्टर 1 के AEC-1 हिंदी में पूछा गया है और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको इजी तरीके से बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इसका PDF भी मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा? तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट सा लैंग्वेज में प्रतिवेदन का मतलब समझते हैं, एक कहानी के ऐसा प्रतिवेदन का मतलब समझते हैं कि आखिर प्रतिवेदन किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए अगर प्रतिवेदन की बात करें तो प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी को आपके स्कूल में क्या हुआ? प्रोग्राम हुआ, ठीक है। अब स्कूल में जब प्रोग्राम हुआ ना तो उसके बारे में बताना, ठीक है। स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ तो 26 जनवरी कैसे कैसे मनाया गया उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, उसमें से चीफ गेस्ट आए, टीचर्स आए, स्टूडेंट्स सब आए, स्टूडेंट लोग ड्रेस पहन के आए, ठीक है। स्टूडेंट्सों के बीच में भाषण दिया गया, उन लोगों के बीच में मिठाई बांटा गया। ये हर चीज़ का जानकारी जो है ना विस्तृत रूप से देना क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। तो आपको परिभाषा इस प्रकार से लिखना है कि किसी मुद्दा, घटना तथा कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी मुद्दे पे या तो किसी घटना या तो कोई कार्य योजना का छानबीन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका विवरण प्रस्तुत करना, उसके बारे में लिखना या तो उसके बारे में जानकारी देना क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए अब हम लोग जानते हैं प्रतिवेदन का अर्थ, कि प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है ना। प्रतिवेदन का परिभाषा हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बताया गया कि प्रतिवेदन 2 शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। प्रतिवेदन जो है 2 शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, प्रति प्लस विद, प्रति प्लस वेदन, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है समस्त, मतलब पूरा, ठीक है। अर्थात पूरी जानकारी रखना है, कोई हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। कहा गया है कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ में विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्ट भी दिया जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि प्रतिवेदन एक ऐसा प्रक्रिया होता है ना जिसमें से विशेष कार्य की जानकारी तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ सुझाव दिए जाते हैं और लोगों की संतुष्टि की बातें बताई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी हुआ है ना, तो 26 जनवरी में 26 जनवरी के बारे में बताया गया, कैसे संविधान लागू हुआ उसके बारे में बताया गया और लोगों को संतुष्ट किया गया, है ना। और लोगों को कई तरह के सुझाव भी दिए गए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए बताया गया है कि हम जानते हैं कि देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती है, ठीक है, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या तो छानबीन की आवश्यकता होती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। मीन्स होता क्या है कि देश और विदेश में कई घटनाएं होती रहती है जिसको जानने के लिए लोग क्या होते हैं? उत्सुक रहते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था
यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, जिसके बारे में लोग उत्सुक थे जानने के लिए, ठीक है, कि कैसे कैसे ये युद्ध हुआ और क्यों हुआ था, है ना। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी रखने के लिए जो है ना कई सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, कई व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके लोगों को विवरण देते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, तो न्यूज़ में बताया जाता है ना, लोग उसका क्या करता है, मतलब बढ़िया से उसके बारे में समझता है ना, उसका विवरण लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो मामला का विवरण ले करके लोगों तक ये बातों को पहुंचाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। देखिए बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है, और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने उसके परिभाषा और अर्थ को समझ गए, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि प्रतिवेदन लिखते समय, जब हम लोग प्रतिवेदन लिखते हैं तो प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों पर जो है ना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और वो क्या है, तो वो निम्नलिखित बताया गया, ठीक है। देखिए बताया गया कि प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। प्रतिवेदन जब भी लिखेंगे ना तो संक्षिप्त में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि वो क्या क्या हुआ शुरू से आपको सारा कुछ लिख देना। अगर आप शुरू से सारा कुछ लिखिएगा तो 3-4 पेज भर जाएगा, ठीक है। उतना लिखना है क्या, नहीं, संक्षिप्त में लिखना है और जानकारी सटीक देना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा में है कि प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। जैसे प्रतिवेदन आप लिखिएगा तो उसका टाइटल जो दीजिएगा ना वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, शिष्टाचार में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें लिख देना है ना। फिर तीसरा देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें आप प्रतिवेदन का प्रयोग करेंगे, प्रतिवेदन का कहने का मतलब है कि जिसमें आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे किसी चीज़ पे तो उसका जो भाषा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए, ताकि लोग जो है ना तुरंत उसको पढ़ करके समझ सके कि इसमें क्या बताया गया, किस चीज़ की जानकारी दी गई सो, ठीक है। फिर बोला गया चौथा में कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो, ठीक है। शीर्षक जो है ना मीन्स टाइटल जो है ऐसा होना चाहिए ना जो क्या करे, मुख्य बातों को, मुख्य विषय को रेखांकित करेगा, जो मुख्य बात को बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग 26 जनवरी के बारे में लिख रहे हैं कि संविधान कैसे बना, कैसे नहीं बना, कैसे लागू हुआ, तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए, 26 जनवरी, तो वहाँ पे लिख देंगे 26 जनवरी, ठीक है। फिर पांचवा देखिए, पांचवा है कि घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ उसकी तिथि तथा समय की सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है। मैं जो घटना जो है, वो मुद्दा जो है, वो जब भी हुआ होगा, वो घटना जब भी हुआ होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना, उसका कब हुआ, किस दिन को हुआ था, ठीक है, किस तिथि को हुआ था, किस समय में हुआ था, पूरी जानकारी देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 में बताया गया कि प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। प्रतिवेदन जिसे हम लोगते हैं ना उसमें महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा बात लिखना नहीं है उसमें से। ऐसा नहीं कि कल्पना करके हम लोग उसमें सजा के लिखेंगे, तो ऐसा है क्या, नहीं, उसमें क्या करना पड़ता है, महत्वपूर्ण बातों को, जो बात जो है ना वो क्या है, नेसेसरी है, उन्हीं बातों को उसमें से लिखना पड़ता है, उसी को हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। आगे कहा गया कि कोई घटना, प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई घटना है, ठीक है, कोई मुद्दा है, तो कोई मुद्दा के बारे में आपको छानबीन करना है, उसके विस्तृत जानकारी को प्राप्त करना है कि ये मुद्दा सही है कि गलत है, आखिर ये मुद्दा क्यों उठाया गया, हर चीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रतिवेदन लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप लिखिएगा, ठीक है, और लोग पूछेगा कि ये कैसे हुआ, तो आपको जानकारी होगा तभी तो बता पाइएगा, इसलिए आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिवेदन लिखना है, ठीक है। तो ये तो उसके विशेषताएं हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिवेदन के प्रकार, कि आखिर प्रतिवेदन जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रतिवेदन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिवेदन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन और तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब देखिए व्यक्तिगत तो प्रतिवेदन का मतलब है जो व्यक्ति जो है ना अपने बारे में कुछ बताता हो, व्यक्ति अपने बारे में, मतलब व्यक्तिगत मतलब अपने बारे में जो कुछ बताएगा। जैसे मान लो वो सुबह उठा, वो क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, कैसे स्कूल गया, उसके बारे में वो बताएगा, रिपोर्ट के बारे में, है ना। तो वो हो गया व्यक्तिगत प्रतिवेदन। और दूसरा है संगठनात्मक, मतलब जो ग्रुप में मिल करके, सभा वगैरह वगैरह के बारे में मिल करके जो है ना उसके बारे में बताते हैं, वो क्या हो गया, संगठनात्मक प्रतिवेदन। और तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। जैसे मान लीजिए आप कोई यात्रा पे गए, कोई मेला में गए, तो वहाँ पे क्या देखे आप, क्या नहीं देखे, वहाँ पे क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी देना क्या होता है, विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए पहला आपका है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। बोला गया है कि इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। इस प्रतिवेदन में व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित या तो फिर जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको उदाहरण के तरीके से बताया, देखिए कि मैं 6 बजे सुबह उठा, सारे काम करके 7 बजे मैं पढ़ने बैठ गया, अचानक से सिर घूमने लगा, दर्द से तो बिस्तर पर लेट गया, ठीक है। मैं अचानक से क्या हुआ, सिर घूमने लगा और दर्द से जो है ना मैं बिस्तर पर लेट गया, ठीक है, और आंखें बंद कर ली तो नींद आ गया। आंखें बंद करने से क्या हो गया, नींद आ गया। 1 घंटे बाद जगा पर दर्द फिर भी था, डॉक्टर के पास गया और दवा लेकर के घर लौटा, दवा खा करके फिर लेट गया तो दर्द दूर हो गया,
ठीक है। उसके बाद भोजन किया और स्कूल के लिए मैं चल पड़ा। 1 बजे दोपहर में सिर दर्द फिर से स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं छुट्टी लेकर के घर लौट गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना अपने बारे में जब विद्यार्थी लिखता है, तो कोई व्यक्ति जो अपने बारे में लिखता है ना, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है। अपने बारे में जब जानकारी देता है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन। क्या है, संगठनात्मक प्रतिवेदन। बोला गया है कि संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। मीन्स ऐसा प्रतिवेदन होता है जिसमें से सभा, बैठक, कोई संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ ना बोल करके सारी बातें संगठन या संस्था के बारे में ही लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना बच्चा, मतलब कोई व्यक्ति जो होता है जो प्रतिवेदन लिखता है, वो अपने बारे में ना लिख करके वो सभा के बारे में लिखेगा और वो संस्था के बारे में लिखेगा जिस पे चर्चा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको टाइटल दे देंगे, प्रतिवेदन का टाइटल दे देंगे स्कूल का वार्षिकोत्सव, ठीक है। मीन्स स्कूल में जो एनिवर्सरी मनाया जाता है, एनुअल डे जो मनाया जाता है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना है, ठीक है। मैं आपको देखिए डिटेल से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे करके आपको सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, है ना। देखिए इस प्रकार से लिख रहा है कि हमारा स्कूल सन 1980 ईस्वी में स्थापित हुआ। शुरुआत में जहाँ पे यहाँ पे जो है ना 4 शिक्षक और 40 छात्र थे, वहीं आज शिक्षकों की संख्या 25 और छात्रों की संख्या 800 तक पहुंच गई है। इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट बातों को ही लिखना है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए बोला गया है कि यहाँ शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है, सबसे बड़ी निष्ठा से काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि लोग क्या करते हैं, एकदम निष्ठा से कार्य करते हैं। इस वर्ष से सिलाई और बुनाई की शिक्षा भी व्यवस्थित की गई है। और इस वर्ष से जो है ना यहाँ पे स्टूडेंटों के लिए सिलाई और बुनाई की भी शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। छात्र इसके महत्व से घरेलू रुचि ले सकते हैं, ठीक है। और छात्र जो है ना इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसके महत्व से जो है ना घरेलू रुचि ले सकते हैं। मीन्स हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, अगर लोगों को पढ़ने का रुचि नहीं है, तो आप दूसरे तरीके से भी जो है ना लोग सीख सकते हैं। मीन्स अपना व्यवसाय का तरीका ढूंढ सकते हैं। फिर बोला क्या है, इस वर्ष प्रवेशक परीक्षा में 40 छात्र प्रथम श्रेणी में, 11 द्वितीय श्रेणी में और 3 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है, ठीक है। जैसे ये विवरण यहाँ पे देखिए जो बताया जाता है ना, तो उसमें ऐसी बातों को लिखा जाता है जो इंपॉर्टेंट है ना, तो वही बातों को इसमें से लिखा जाएगा। फिर देखिए लास्ट में जो है दिनांक लिख देना है, प्रधानाध्यापक कौन है सो लिख देना है, और कहाँ के हैं वो लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार से संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है। फिर देखिए तीसरा जो आता है दोस्तों, तीसरा आता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। क्या आता है, विवरणात्मक प्रतिवेदन। कहा गया है कि विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेले, सभा, रैली आदि का विवरण तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मेले में गए, कोई मेला में गए या तो कोई यात्रा में गए, ठीक है, तो वहाँ के बारे में आपको बताना है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आप कहाँ पे गए, वहाँ पे कौन कौन आए थे, लोग कैसे कैसे कार्य किए, हर चीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। फिर बोला गया है कि प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है। मीन्स प्रतिवेदन जो लिखता है ना, उसको सच्चाई लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब गलत गलत चीज़ों को लिख देगा, काल्पनिक चीज़ों को लिख देगा। वहाँ पे हर चीज़ों को सच्चाई से लिखना पड़ता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेला, आप मेला गए, ठीक है, तो मेले के बारे में जानकारी देंगे। कैसे, देखिए कि सोनपुर में हर साल सबसे बड़ा मेला लगता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के 2 दिन पहले से 20 दिनों तक लगता है, ठीक है। मीन्स मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ भगवान के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष में मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार थी, ठीक है। इस प्रकार से मतलब आपको जो है ना मेला आप गए, मेला में क्या क्या हो उसके बारे में आपको बताना है, वहाँ पे विस्तृत जानकारी देना है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि भगवान के दर्शन कर लोग दुकानों की ओर बढ़ने लगे। उनकी सजावट मनमोहक थी तथा देश भर के व्यापारी आए थे। दूसरे स्थानों पर साधु सन्यासी अपने अपने कुटी में थे। तीसरे स्थान पर सर्कस वाले कई तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। उसके साथ साथ रात में बिजली की रोशनी में सारा मेला जगमगा रहा था और सारा दृश्य मनमोहक और सुखद था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, विवरण दे देना। मीन्स वहाँ पे मेला में गया था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसके बारे में बता देना। मीन्स ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को बताना, एक एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल से लिखना है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। मीन्स जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। फिर लास्ट में दिनांक लिख देना कि कब आप गए थे और अपना नाम वहाँ पे उल्लेख कर देना है, ठीक है, बता देना है।
यहाँ तक हम लोगों ने उसके प्रकार को समझ लिया कि क्या उसके प्रकार हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिवेदन की विशेषताएं, कि आखिर प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। प्रतिवेदन अगर लिखते हैं हम लोग तो इसकी क्या क्या विशेषताएं है ना। तो देखिए, पहला बताया जाता है कि प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना या कार्य योजना की प्रमुख बातें ही लिखी जाती है। प्रतिवेदन जब लिखा जाता है ना तो उसमें से कोई घटना के बारे में, कोई कार्य योजना के बारे में जो ना प्रमुख बातें जो होती है वही लिखा जाता है, आलतू फालतू बात लिखा नहीं जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है कि प्रतिवेदन में बातें एक क्रमानुसार लिखी जाती है। प्रतिवेदन में बातें विस्तार से नहीं, संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक है। प्रतिवेदन जब लिखते हैं ना तो प्रतिवेदन में बातें जो है ना, जब वहाँ की जो विवरण है उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, ना कि विस्तृत रूप में, ठीक है। बड़ा करके लिखा जाता है क्या? नहीं, जितना छोटा से छोटा हो उसको छोटा रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट बताया गया है कि उनको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उनका एक ही अर्थ और परिणाम होता है, ठीक है। मतलब वैसा वर्ड वहाँ पे हो ताकि उसको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और उसका अर्थ क्या हो, उसका अर्थ और परिणाम एक ही हो, ठीक है, ताकि लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया जाता है तथा इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं कहा जा सकता जिसमें संदेह पैदा हो, ठीक। मीन्स बताया गया कि प्रतिवेदन लिखने समय जिसमें प्रतिवेदन लिखा जाता है ना उसमें प्रतिवेदन के लेखक की प्रतिक्रिया नहीं लिया जाता है, ठीक है, कि प्रतिवेदक क्या बोलेगा सो, है ना। और ऐसा कोई बात भी नहीं बोला जाता जिससे लोगों को क्या हो, संदेह हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल देना जैसे मान लो हम लोग बोलेंगे कि छोटा सा स्कूल है उसमें से एरोप्लेन आया था, चीफ गेस्ट एरोप्लेन से आए थे, ये बात है क्या? नहीं, मतलब जो भी बात बताना है आपको सच्चाई बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताया गया कि प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। प्रतिवेदन का मतलब ही होता है सच्चे बातों का विवरण, ठीक है। अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए स्थान नहीं होता है, ठीक है। और यही बात है कि जब हम लोग प्रतिवेदन लिखते हैं ना उस समय कल्पना करके नहीं बताया जाता, पक्षपात और भावना इसमें से कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने भावनाओं को उसमें लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं, जो सच्चाई है उसके बारे में वहाँ पे लिखना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए कहा गया प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधी नहीं होता है या सरल और दिलचस्प होती है, ठीक है। इस प्रतिवेदन का जो भाषा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, दिलचस्प होना चाहिए, रुचि लेने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी का जो साहित्य का ज्ञान जो होता है ना उसके ऐसा कठोर कठोर इसमें भाषा लिखना है, वैसा लिखना है क्या? नहीं, अगर वैसा लिखिएगा तो कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सेमेस्टर 1 में ए से हिंदी रखे होंगे, ठीक है। मीन्स आज का जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि आखिर प्रारूपण किसको कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर 1 में सबका तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाने वाला है, ठीक है। बात आता है पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ साथ बीबीआई क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और बीबीआई क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रारूपण, कि प्रारूपण किसको कहते हैं और प्रारूपण की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एकदम कहानी के जैसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रारूपण किसको कहते हैं, है ना। अब देखिए अगर हम लोग प्रारूपण को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो दो वर्ड आता है, प्रा और रूपण। क्या क्या आता है, प्रारूपण, ठीक है। प्रारूपण का मतलब क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाना होता है, कुछ कानून बनाना होता है, तो कानून बनाने से पहले क्या करते हैं, वो कानून का प्रावधान लिखते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, है ना। अब लिखने के बाद जो है ना उसको चेक किया जाता है कि ये सही है कि गलत है। ऐसा नहीं कि वो लिखने के बाद तुरंत जो है ना उसको अपलोड ही कर दिया जाता है, कर दिया जाता है क्या, नहीं, लागू कर दिया जाता है, नहीं, उसको चेक किया जाता है। तो चेक करने का जो पेपर बनता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। या तो समझिए एकदम सिंपल सा भाषा में कि मान लीजिए आपको सब्जी बनाना है, क्या बनाना है, सब्जी बनाना है, ठीक है। तो क्या सब्जी बनाने से पहले आप उसको चेक नहीं कीजिएगा कि जो आप सब्जी लाए हैं वो सही है कि गलत है, कि इसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी रहेगा सब बना दीजिएगा उसी तरह से, नहीं, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो वही बोला क्या कि प्रारूपण कोई पत्र का वह भाग होता है जिसमें से लोगों को पता चलता है कि वो सही है कि गलत है, उसके बाद जो है ना उसको लागू किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारूपण किसको कहते हैं। अब हम लोग इस तरह का इसको समझने का प्रयास करते हैं जो हमको लिखना है कि आखिर लिखेंगे किस प्रकार से हम लोग वहां पे, है ना।
तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रारूपण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रारूपण को जो है ना अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ड्राफ्टिंग का वर्ड आप कहाँ सुने होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें आप इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते होंगे और रील्स वगैरह बनाते होंगे ना, ठीक है। तो जब रील्स बनाते होंगे ना और उसको अपलोड नहीं करने से पहले अगर सेव करते होंगे तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ड्राफ्ट में चला जाता है, ताकि आप बाद में जो है ना उसको एडिट कर सके, बढ़िया से उसको एडिट करके जो है ना अपलोड कर सके, ठीक है। तो उसी को जो है ना क्या कहते हैं हम लोग, प्रारूपण कहते हैं। कि आप किसी चीज को अपलोड करने से पहले उसको चेक कर लीजिए, भली बातें देख लीजिए कि इसमें जो बातें लिखी गई है, ठीक है, जो बातें कही गई है, क्या वो सही है कि गलत है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। देखिए आगे लिखा गया है कि ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य का, जो आप कार्य करने वाले हैं, जैसे कानून बनाने वाले हैं, तो कोई कानून का जो है ना रूपरेखा तैयार करना कि ये कानून कैसा होना चाहिए, ये कानून सही है कि गलत है, इसको किस पे लागू करना चाहिए, ठीक है, किस पे नहीं लागू करना चाहिए, हर चीजों का जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या गया है कि इस प्रकार प्रारूपण का तात्पर्य यह है कि समस्त ज्ञात सूचनाओं के आधार पर किसी पत्र की रूपरेखा जिसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, इस ढांचे को तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, किस प्रकार से, मान लीजिए कि कोई आपको कानून बनाना है, कोई कानून बनाना है, ठीक है। तो कानून बनाना है तो एक पेज में आप लिख के दीजिएगा ना किसी को, आप कोई अधिकारी को दीजिएगा तब तो वो अधिकारी पास करेगा ना उसको, ठीक है। तो जैसे आप क्या कीजिएगा कि अगर वो आपको कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून के बारे में आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, है ना, कि ये कानून क्या है, किस पे लागू होना चाहिए, ठीक है। अब जब मान लीजिए कि आपको पता चल गया, ठीक है, सबके बारे में पता चल गया कि हाँ इसमें ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है, और आप वो पेज में लिख भी दिए, तो क्या ऐसे ही वो लागू हो जाएगा? नहीं, उसको अधिकारी क्या करेंगे, जांचेंगे कि हाँ इसमें सही बोला गया है कि गलत बोला गया है, कहाँ पे कौन सा वर्ड गलत है ना। और जांचने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाता है, मींस फाइनल सबमिट किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। आप कभी देखे होंगे जिसमें आप फॉर्म फिलअप करते होंगे, कोई एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप करते होंगे, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप जब लास्ट स्टेज पे आता है ना, तो वहां पे प्रीव्यू का ऑप्शन देता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना फॉर्म भरा हुआ, तो वहां पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिया होता है कि देख लो बाबू कि सब कुछ सही तुम भरा है कि नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो उसको तुम क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, उसके बाद फिर तुमको सुधारने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी उसमें अगर सब कुछ सही आता है तो क्या होता है, फाइनल सबमिट हो जाता है। मीन्स फाइनल सबमिट होने के बाद जो है ना वो बातें जो है वहां तक पहुंच जाती है और वो कभी एडिट हो सकता नहीं है, ठीक है। बाद में सुधर सकता है क्या, नहीं सुधर सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। मीन्स कुछ चीजों को लागू करने से पहले उसको देख लेना कि हाँ किस प्रकार से ये सही है कि गलत है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला क्या है कि प्रारूपण या प्रालेख का सीधा अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले पत्रों का पहला कच्चा रूप तैयार करना, अर्थात उसका प्रीव्यू तैयार करना, ठीक है। देखिए बोला क्या है कि प्रारूपण का सीधा अर्थ इस प्रकार से होता है कि सरकारी कामकाज में जो पत्र लिखे जाते हैं, मीन्स सरकारी कामकाज जो किया जाते हैं उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसको देखना, उसको समझना कि वो सही है कि गलत है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीव्यू कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्रारूपण के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत नीचे बताया गया कि हिंदी में प्रारूपण को मसौदा लेखन, आलेखन तथा प्रारूप लेखन आदि के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी में इसको किस किस नामों से जाना जाता है, तो हिंदी में जो ना प्रारूपण को मसौदा लेखन, आलेखन तथा प्रारूपण लेखन के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने समझ गए कि प्रारूपण किसको कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक हम लोग आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि इसकी विशेषताएं कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि प्रारूपण जब आप लिखते हैं तो प्रारूपण में क्या क्या चीजें होना चाहिए। देखिए बोला गया कि प्रारूपण एक कला है। प्रारूपण क्या है, एक कला है। प्रारूपण जो होता है ना एक पत्र के जैसा होता है। पत्र मतलब जानते हैं जिसमें हम लोग लेटर लिखते हैं ना, लेटर के जैसा, ठीक है। तो क्या लेटर आप ऐसे ही सीख जाइएगा, हाँ चलते बोलते रोड में सीख जाइएगा क्या, नहीं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बातें समझना पड़ेगी, ठीक है, उसमें क्या लिखना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, एक पत्र लिख सकते हैं। तो प्रारूपण भी जो है ना सेम है, एक कला होता है जिसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा ना, अभ्यास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे कहा गया है कि प्रारूपण में जहां एक और शासन की नीतियों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है, वहीं जिसे पत्र लिखा जाता है उसकी संतुष्टि को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे बोला गया है कि कोई शासन, जैसे मान लीजिए प्रारूपण में जो चीज लिखा जाता है,
जैसे मान लीजिए आप कानून लागू कर रहे हैं, ठीक है, तो कानून में आपको समझना पड़ेगा कि ये किस पे लागू करना है, किस पे नहीं लागू करना है, क्या ये कानून सही है कि गलत है, हर चीज के बारे में देखना पड़ेगा और उसको दृढ़तापूर्वक पालन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जिस पे लागू करूंगा क्या वो उन लोगों को संतुष्टि होगा उससे कि असंतुष्टि होगा। तो हर चीज आपको समझ करके देखना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं, ठीक है। और प्रारूपण के जो है ना बोला गया है एक अच्छे प्रारूपण करने के लिए जो है ना कुछ विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं अच्छे प्रारूपण तैयार करने की। तो देखिए बोला गया है कि प्रारूपण तैयार करने का अच्छा सबसे पहला विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है कि कोई भी कहानी, ऐसे मान लीजिए कोई आपके साथ बीती हुई घटना है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा 15-20 पेज में लिख दीजिएगा, नहीं, ठीक है, उसको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। क्योंकि कोई अधिकारी जब होता है ना तो कोई अधिकारी के पास उतना समय नहीं होता है दोस्तों कि वो क्या करे 15-20 पेज पढ़ रहे, ठीक है। वो एकदम शॉर्ट से भाषा में जो है पढ़ने का प्रयास करता है ताकि उसको सारे चीज जो है ना शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। क्योंकि लोगों के पास उतना समय ही नहीं होता, और कोई अधिकारी के पास इतना समय थोड़ी है कि वो उतना पढ़ रहे हैं और दूसरा को काम को छोड़ दे, दूसरे काम को भी तो देखेगा ना वो, है ना। तो वही बोला गया कि कोई भी विषय जो है ना, कोई भी विषय को क्या करना चाहिए, संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। देखिए बोला गया है कि प्रारूप में सबसे बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्तता में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। प्रारूपण में क्या होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी बात है ना उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया है कि मान लीजिए कि यदि कोई कारणवश वो जो आपका मसौदा है, जो मैटर है, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या कर सकते हैं, पूरा मैटर लिखने के बाद जो आपके साथ बीता है उसको लिखने के बाद जो है ना उसको संक्षिप्त रूप में लिख दीजिएगा। मीन समरी, जैसे हम लोग समरी लिखते हैं ना, तो समरी के रूप में आप लिख दीजिएगा, छोटे से रूप में लिख दीजिएगा, ताकि जो पढ़ने वाला रहे, जो पाठक रहे, उसका ध्यान उसी के ऊपर चला जाए और वो सारे बातों को तुरंत समझ जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी को उतना समय नहीं रहता है कि वो पूरे 15-20 पेज को पढ़ सके, ठीक है। वो एकदम छोटे से शब्दों में सब कुछ जानने का प्रयास करता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, संक्षिप्त रूप में लिखना पड़ेगा। ये जो है ना प्रारूपण का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका तरीका है कि वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सही होना चाहिए। शुद्ध और सही कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर प्रारूपण लिखते हैं तो उसका भाषा कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना, अटर पटर कुछ भी लिख देना उसमें से, है ना, एकदम सही तरीके से लिखना है और शुद्ध लिखना है, ठीक है। देखिए बोला गया है कि जिस सरकारी पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है वह पूरी तरह से सही होना चाहिए। जिस सरकारी पत्र का, जैसे कोई जो कानून बनाया जा रहा है ना, तो वो कानून का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसका जो वर्ड होना चाहिए सारा का सारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, और शुद्ध होना चाहिए। बोला गया है कि यह कोई भी भूल जैसे संदर्भ, दिनांक, स्थान, क्रमांक आदि संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें किसी प्रकार के भूल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिनांक कहाँ लिखना है तो दिनांक भूल जाइएगा, क्रमांक भूल जाइएगा, तो वो सही बात है क्या, नहीं। आपको हर चीज को बेटर तरीके से लिखना है, परफेक्ट तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ बोला गया है कि शुद्धता जो होता है ना, प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण होता है। शुद्धता क्या होता है दोस्तों, प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम प्रारूपण तैयार करते हैं ना तो उसमें देखा जाता है कि आप कितना चीज़ों को शुद्ध लिखे हैं और सही तरीके से लिखे हैं। उसके साथ साथ आप डिसिप्लिन बना के रखे हैं कि नहीं, कि जैसे मन करे वैसे बोल देना है, वैसे है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा में है पूर्णता। पूर्णता का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई मैटर आपका, ठीक है, तो कोई मैटर को आप संक्षिप्त रूप में लिखिए लेकिन पूरी तरीके से लिखिए, उसमें सारी जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए, है ना। तो वही बोला गया है कि मसौदा स्वतः पूर्ण होना चाहिए। मसौदा कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, उसमें समस्त सूचनाओं आ जाना चाहिए, ठीक है, उसमें सारी सूचनाएं जो है ना आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए, उसमें से कोई भी बातें छूटनी नहीं चाहिए। अगर बातें छूटेगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें से कोई भी बातें छूटना चाहिए क्या, नहीं छूटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कानून ही बनाइएगा, कोई कानून नहीं बनाइएगा और कानून में बनाइएगा कि कल से आपको मास्क पहनना है, कल से क्या पहनना है, मास्क पहनना है, और आप कानून में लिखिएगा ही नहीं, वो प्रावधान में जो पेज है उसमें लिखिएगा ही नहीं, तो लोगों को पता चलेगा क्या कि आपको कल से मास्क नहीं पहनना है, कल से मास्क पहनना है, पता चलेगा नहीं, पता चलेगा तो लोग पहनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी सूचनाएं आपको देना है सारा का सारा जो है ना उसमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ वह सब अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। वो जितने भी बातें हैं वो सब अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि बाद वो कोई दूसरा अधिकारी आकर के उसके पत्र को पढ़ना चाहे तो उसे सारी जानकारी प्राप्त हो सके। उसके साथ साथ बोला गया है कि मान लीजिए बाद में जो है कोई अधिकारी जो है उसको पढ़ना चाहेगा, वो पत्र को पढ़ना चाहेगा, उसको सारी जानकारी प्राप्त हो जाना चाहिए कि हाँ इसमें से क्या घटना हुआ था, इसमें से किन चीज़ों पर चर्चा किया गया था, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है उसका चौथा विशेषता जो है तथ्यपारकता।
तथ्य पारकता कहने का मतलब है कि आपके तथ्य जो होना चाहिए ना, आपके जो बातें लिखोगे आप, ठीक है, वो सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ में कुछ भी लिख दोगे। सो आपके साथ हुआ है, आप साइकिल से गिरे हो और बोल दीजिएगा कि कार वाला मुझे मार दिया, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, आप जो भी चीज़ का जानकारी उसमें दोगे, सारे के सारे सटीक जानकारी उसमें से देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बोला गया है कि प्रारूप में जो भी कुछ लिखा जाता है वह स्पष्ट व संदेह रहित होना चाहिए, ठीक है। प्रारूप में जितने भी चीज़ें लिखी जाती है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए, मतलब सही सही होना चाहिए, और संदेह रहित मीन्स उस पर लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए, है ना, कि ये गलत है कि सही है। सो अगर संदेह हुआ उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ताकि पाठक कभी संदेह में ना रहे, ठीक है। वो उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि जो पाठक रहे, जो पढ़ने वाला रहे, उसको कभी भी आप पे संदेह ना हो, ठीक है। और सारे विषय को सही और स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। उसमें जितने भी विषय रहेंगे, जो भी इस पर आप चर्चा करेंगे, सारे के सारे जो है ना स्पष्ट रूप से और सही सही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो होता है ना, शिष्ट भाषा का प्रयोग। शिष्ट भाषा का प्रयोग कहने का मतलब क्या है कि आपको शिष्टाचार में रहना है। अगर आप प्रारूपण का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो आपको डिसिप्लिन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि मामा मौसी कुछ भी कर दिए इसमें, तो करना है क्या? नहीं, ठीक है। वो आपका इनफॉर्मल लेटर नहीं है, ये अनौपचारिक पत्र नहीं है कि मौसी के पास पत्र लिख रहे हैं तो मौसा के पास पत्र लिख रहे हैं तो प्रणाम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसा करना है क्या? नहीं करना, ठीक है। ये जो है ना फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल तो औपचारिक ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। अधिकारी के पास पत्र लिखना होता है, अधिकारी को आप क्या बोलिएगा? मौसा और मौसी नहीं ना, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। शिष्टाचार बना के रखना पड़ेगा, है ना। तो वही बोला गया है कि प्रारूप लेखन में औपचारिक पत्र उनको तैयार किया जाता है, मतलब प्रारूप लेखन में जो है ना उसको औपचारिक रूप के जैसा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इन पत्रों की भाषा शिष्ट, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। और ये पत्र जो लिखे जाते हैं ना दोस्तों, ये पत्र कैसा होना चाहिए? शिष्ट होना चाहिए। शिष्ट मतलब शिष्टाचार में होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसके साथ साथ स्पष्ट भी होनी चाहिए, शुद्धता भी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। आगे कहा गया है कि मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की मांग को स्वीकार ना किया जाना हो तो भी अस्वीकृति विनम्र और शिष्ट भाषा में होनी चाहिए। मान लीजिए कि जो आप पत्र लिखे हैं, ठीक है, उसमें से वो स्वीकार करे चाहे ना करे, लेकिन आपको जो है ना शिष्टाचार में ही रहना है ना। ऐसा ना करें कि आप कुछ भी अड़ंग बड़ंग कुछ भी उसमें बोल दें, सो ठीक है। आपको वो स्वीकार करे चाहे ना करे, ठीक है। आपको जो है एकदम शुद्धता से लिखना है और एकदम शिष्टाचार बना के रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल पत्र होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे, कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा, तो सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपको इसमें करवाया जाएगा। मुझे कमेंट करें कि सर मुझे इस चीज़ का तैयारी करना है, तो मैं जल्द से जल्द उसको तैयारी करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे VBI क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के बाद जो है ना आप मुझे सीधे कैसे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर इसमें मुझे दिक्कत है, ये मुझे बता दिया जाए, ठीक है। मैं वो क्वेश्चंस को बता देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से दोस्तों कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है? ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। ज्ञापन की प्रक्रिया एवं प्रकारों की उदाहरण सहित विवेचना करें कि बताइए कि ज्ञापन की प्रक्रिया क्या होती है ना, और ज्ञापन के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। लेकिन उसके पहले हम लोग को सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर ज्ञापन क्या है। अगर हम लोग ज्ञापन जानेंगे तभी इसके प्रकारों को और इसके प्रक्रिया को समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज्ञापन का मतलब आप समझिएगा सूचना देना या तो जानकारी देना। क्या होता है? सूचना देना या तो जानकारी देना। कोई पूछेगा आपको कि ज्ञापन का मतलब बताइए, तो ज्ञापन का मतलब सीधा कह दीजिएगा कि किसी को भी कोई सूचना या जानकारी लिख के दिया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञापन। तो लिखिएगा इस प्रकार से कि किसी को कोई सूचना या जानकारी देने के लिए लिखा गया औपचारिक पत्र या तो नोटिस को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञापन। आप लोगों ने सुना होगा कि नोटिस आया है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से नोटिस आया है, तो यहाँ से नोटिस आया, वहां से नोटिस आया है, तो जो नोटिस आता है ना, तो उसी नोटिस को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं, क्योंकि इसमें से हम लोगों को कोई सूचना दिया जाता है, कोई जानकारी दिया जाता है। तो वही कहा गया है कि किसी को कोई सूचना या जानकारी लिखित माध्यम से देना, मीन्स लिख के देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आई है कि ज्ञापन के अर्थ बताइए, ज्ञापन का अर्थ क्या होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि ज्ञापन का अर्थ होता है किसी को कोई बात बताना या तो सूचित करना या तो फिर जानकारी देना। ज्ञापन का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञापन का अर्थ होता है कि किसी को कोई बात बताना,
सूचना देना या तो फिर जानकारी देना किसका अर्थ होता है, ज्ञापन का अर्थ होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञापन एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है। ज्ञापन क्या है, एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है जो सूचना, आदेश और निर्देशों को प्रभावी ढंग से संबंधित व्यक्तियों या समूहों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स कहा गया है कि ज्ञापन एक क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें हम लोग सूचना को, निर्देश को या तो आदेश को जो है ना उन व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं जहां पे उसका जरूरत होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज तरफ से हम लोगों के लिए नोटिस आया, तो वो किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए आया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया है कि यह एक लिखित संचार है। ज्ञापन क्या है, एक लिखित संचार है जिसमें किसी संगठन या संस्था के अंदर किसी व्यक्ति या समूह को सूचना या निर्देश दिया जाता है। ठीक है, कहा गया है कि यह एक लिखित संचार है जिसमें कोई संगठन या तो संस्था, जैसे मान लीजिए विनोबा भावे की तरफ से नोटिस आया, ठीक है, बीबीएमक्यू की तरफ से नोटिस आया, है ना, तो ये क्या हो गया, एक संगठन हो गया तो संस्था हो गया। ठीक है, उसके अंदर किसी व्यक्ति या समूह को जो है ना सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। कहा गया है कि ज्ञापन जो है ना एक पत्र व्यवहार का एक रूप है। पत्र व्यवहार मतलब लेटर का एक रूप है। ठीक है, लेटर का जैसा इसको भी लिखा जाता है, इसलिए कहा गया कि ज्ञापन जो है पत्र व्यवहार का क्या है, एक रूप है। कहा गया है कि ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं। ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेमोरेंडम कहते हैं, या तो फिर नोटिस कह सकते हैं। किसको, ज्ञापन को नोटिस भी कह सकते हैं या तो मेमोरेंडम भी कह सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि ज्ञापन में आमतौर पर पत्र का विषय, सूचना या निर्देश और भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का नाम होता है। मीन्स ज्ञापन जो होता है ना उसमें से क्या क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए जिस चीज पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसका विषय, ठीक है, सूचना या तो निर्देश, सूचना निर्देश तो जाना जरूरी है। उसके बाद कौन भेजा है उसका और कौन प्राप्त करेगा उसका वहां पे जो है ना जिक्र अवश्य होता है। किसमें, ज्ञापन में। आगे कहा गया कि ज्ञापन को आमतौर पर कंप्यूटर पर टाइप किया जाता है या तो फिर इसे हाथों से भी लिखा जा सकता है। मीन्स अगर नोटिस लिखेंगे तो नोटिस को कंप्यूटर से भी लिखा जा सकता है और हाथों से भी लिखा जा सकता है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर से ही लिखा जाए, ठीक है, उसको हाथों से भी लिखा जा सकता है। किसको, नोटिस को या तो ज्ञापन को। ठीक है, अब देखिए बातें यहां पे आती है कि बताइए कि ज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन हम लोग ज्ञापन की विशेषताओं को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग बीबीएमक्यू के स्टूडेंट हो और AAC3 मिल हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके कई क्वेश्चन जो है मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। उसके साथ साथ जो प्रश्न बच गए हैं वो प्रश्न जो है मेरे ही चैनल पे आपको एकदम ईजी शब्दों में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको VAC पेपर का भी तैयारी इस चैनल पे करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। अब कहा गया कि ज्ञापन की विशेषताएं, कि बताइए कि ज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। तो ज्ञापन की पहले विशेषता है कि इसका जो भाषा होता है वो औपचारिक होता है। क्या क्या होता है, औपचारिक, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी संबंधी के पास आप लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी दोस्त के पास लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको भाषा जो रखना पड़ेगा ना औपचारिक रखना पड़ेगा, में सशक्त भाषा रखना पड़ेगा, इसमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही कहा गया कि ज्ञापन की भाषा औपचारिक और संक्षिप्त होती है। मीन्स ज्ञापन जो लिखते हैं ना उसकी भाषा क्या होती है, औपचारिक होती है और संक्षिप्त रूप में इसको लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा करके 3-4 पेज में लिख देंगे, ठीक है, ये संक्षिप्त होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि इसका दूसरा विशेषता स्पष्टता। क्या है, स्पष्टता मीन्स ये साफ साफ लिखा होता है। इसमें कहा गया है कि इसमें दी गई जानकारियां स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। इसमें जो जानकारी दिया गया है वो कैसा होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाली जो है ना इसको आसानी से समझ सके। क्योंकि देखिए कोई भी नोटिस अगर होता है, कोई भी नोटिस अगर विश्वविद्यालय से आता है, ठीक है, तो छोटा सा नोटिस होता है। ऐसा नहीं कि 3-4 पेज का होता है। 3-4 पेज का होता है क्या, नहीं, ठीक है, वो 1 पेज से भी कम, आधा पेज से भी कम नोटिस होता है, ताकि लोग उसको पढ़ के तुरंत समझ सके, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं या तो नोटिस कहते हैं। अब देखिए यहां पे बातें आती है ज्ञापन लिखने की प्रक्रिया। क्या, ज्ञापन लिखने की प्रक्रिया, कि बताइए कि आखिर ज्ञापन को कैसे लिखा जा सकता है ना। तो ज्ञापन लिखने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है, अगर आप ज्ञापन लिखना चाहते हैं, नोटिस लिखना चाहते हैं, तो उसका पहला प्रक्रिया है पता और तारीख लिखना। क्या लिखना, पता और तारीख लिखना। तो वही कहा गया कि ज्ञापन लिखते समय पता और तारीख का खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम लोग ज्ञापन लिखते हैं ना उसमें ज्ञापन लिखने समय जो है ना पता और तारीख
पर जो है ना हम लोग को खास ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग जो है ना गुमराह ना हो, ठीक है। लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, लोगों को पता चल सके कि ये व्यू से आया कि विनोबा भावे से आया, ठीक है, और ये कब आया है वो पता चल सके। तो ये जरूरी है, क्या क्या, पता और तारीख। फिर दूसरा है विषय की पहचान करें, ठीक है। अगर आप कोई नोटिस लिख रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं लोगों को, तो उसमें से सबसे पहले आपको विषय की पहचान करनी है कि आखिर सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए, आप किस चीज पे लिख रहे हो, है ना। वही कहा गया कि पहले यह स्पष्ट करें कि ज्ञापन का उद्देश्य क्या है। पहले आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि ज्ञापन का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या सूचना दी जानी चाहिए, आपको पहले जानना पड़ेगा, पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए तीसरा इसका प्रक्रिया क्या है, प्रारूप तैयार करें। क्या है, प्रारूप तैयार करें। इसका प्रारूप आपको तैयार करना है कि आखिर हम कैसे लिखेंगे। वही क्या गया, कहा गया है कि ज्ञापन का प्रारूप तैयार करें जिसमें शीर्षक, तारीख, विषय, मुख्य सामग्री और प्रेषक की जानकारी शामिल हो, ठीक है। मीन्स इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, शीर्षक ये कौन लिख रहा है, तारीख, विषय क्या होगा, मुख्य सामग्री क्या होगा और प्रेषक, ये सब जानकारियां उसमें होनी चाहिए। मतलब एक बार आप ऐसे बना लो, रफ में बना लो, रफ में लिखते हैं ना हम लोग, रफ में बना लीजिए, ठीक है। फिर कहा गया कि मुख्य सामग्री लिखें। मुख्य सामग्री मतलब विषय होता है, ठीक है, और जो भी चीज है उसको आप स्पष्ट तरीके से और संक्षिप्त भाषा में लिखें। जो भी जानकारी है उसको स्पष्ट तरीके से साफ साफ लिखें और छोटे शब्दों में लिखें। फिर कहा गया कि सुनिश्चितता। सुनिश्चितता मतलब क्या, कि आप एक बार सुनिश्चित कर लें कि ये सही है कि नहीं है। अगर आपका लिखा हुआ हो गया तो एक बार आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए कि क्या ये सही है कि गलत है। तो वही क्या गया कि ज्ञापन को एक बार अवश्य पढ़ लें और सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि ना हो और इसमें से देख लें कि कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये 5 प्रक्रिया जो है किसका है, ज्ञापन लिखने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि इसके उदाहरण बताइए कि आखिर इसके क्या क्या उदाहरण है, ठीक है। लेकिन इसके पहले देखिए एक और यहाँ पे प्रक्रिया छूट गया, वो है प्रेषण। क्या है, प्रेषण। जैसे मान लीजिए आप ज्ञापन लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, लेकिन नोटिस लिखने के बाद किसी के पास आपको पहुंचाना तो पड़ेगा। तो वही क्या गया, प्रेषण। प्रेषण का मतलब क्या, कि ज्ञापन को संबंधित व्यक्तियों या विभागों तक पहुंचाएं, ठीक है। कि जो आपका नोटिस है या तो जो आपका ज्ञापन है, ठीक है, उसको उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए बीबीओ नोटिस जारी किया, ठीक है, तो किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो विद्यार्थियों तक पहुंचाने के जरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। अब देखिए यहां पे जानेंगे हम लोग उदाहरण। क्या जानेंगे, उदाहरण कि आखिर ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखना आपको पता। क्या लिखना है, पता। और पता के बाद लिखना आपको डेट। क्या लिखना है, डेट। देखिए यहाँ पे दोनों चीज दे दिया गया, ठीक है। पता आपको दे दिया गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, और डेट दे दिया गया 12 नवंबर 2024। अब यहाँ पे बोला था कि विषय लिखना है आपको। क्या लिखना है, विषय। क्योंकि विषय लिखोगे तभी तो सबको पता चलेगा कि आखिर किसके बारे में लिख रहे हो। तो देखिए विषय में लिखा गया रक्तदान शिविर के लिए सूचना। रक्तदान लग रहा है, ठीक है, मिस रक्तदान ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लग रहा है, उसके लिए सूचना दिया जा रहा है, ठीक है। क्या कहा गया नोटिस में, तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दिनांक 28 नवंबर 2024 को सदर अस्पताल के सहयोग से विश्वविद्यालय के परिसर में जो है एक रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और सभी से निवेदन है कि स्वस्थ और इच्छुक विद्यार्थी इस पावन कार्य में कीमती सहयोग दें। मीन्स कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि 28 नवंबर 2024 को सदर अस्पताल के द्वारा जो है ना विश्वविद्यालय के परिसर में एक ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है, जिसमें से जो स्वस्थ विद्यार्थी हैं, स्वच्छ और इच्छुक विद्यार्थी हैं, उसमें से भाग ले सकते हैं, ठीक है, और अपना कीमती समय दे सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि रक्तदान शिविर के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में नोटिस दिया गया, किसको, विद्यार्थियों को, है ना। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना धन्यवाद, और किसके द्वारा लिखा रहा, तो विद्यार्थी संघ के द्वारा जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा ये लिखा गया है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं AC1 हिंदी सेमेस्टर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि संक्षेपण क्या है। क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण क्या है। संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताओं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन करें कि संक्षेपण किसको कहते हैं, इसका परिभाषा देना है, इसके क्या क्या विशेषताएं, इसके क्या क्या लाभ हैं, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बड़ा इजी तरीके से समझ में आने वाला है। उसके साथ साथ
इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है सेमेस्टर 1 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर 3 वालों के लिए भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, संक्षेपण क्या है। क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण क्या है। देखिए अगर संक्षेपण का अर्थ हम लोग निकालने का प्रयास करें ना, तो संक्षेपण का मतलब होता है संक्षेप में करना। क्या होता है, संक्षेप में करना। संक्षेप में कहना करने का मतलब समझते हैं, छोटा करना, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तरीके से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि राम कहता है कि मैं कोडरमा गया था, ठीक है। और कोडरमा जाने के बाद कोडरमा में मेरी मौसी और मौसा मिला, ठीक है। और मेरी मौसी और मौसा ने मुझे इधर लेके गया, उधर लेके गया, उधर लेके गया, फिर एक दुकान में जो है ना मुझे रसगुल्ला खिलाया। ऐसे राम कहता, मान लीजिए, ठीक है। ये विस्तृत रूप से बता दिया कि मैं कोडरमा गया, कोडरमा में मेरे मौसी मिले, ठीक है, मौसा मिले, मुझे इधर लेके जाया गया, उधर लेके जाया गया, और बाद में मुझे रसगुल्ला खिलाया गया, ठीक है। ये तो कह दिया, लेकिन इसको जो है ना एकदम मेन पॉइंट में हम लोग पकड़ना, मेन पॉइंट हम लोग को बोलना है, ठीक है, कि राम कोडरमा गया था, वहाँ पे उसके मौसी मिले और उसको क्या खिलाया गया, रसगुल्ला खिलाया गया। मतलब सारे शब्दों को जो है ना, सारे वाक्यों को जो है ना, मेन पॉइंट को लिखना, संक्षेप पे लिखना, छोटा करके लिखना, ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षेपण का अर्थ क्या लिखा हुआ है, किसी विस्तृत कहानी या तथ्य को संक्षेप में छोटा करके लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी विस्तृत कहानी मतलब बड़ा कहानी रहेगा, ठीक है, बड़ा कहानी को जो है ना एक छोटा तरीके से करके लिखना, मीन्स उसका मेन पॉइंट को लिखना क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, क्लास 10th में नोट्स बनाते होंगे, 12th में भी नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो क्या नोट्स में सारा हम लोग लिख देते हैं, जो आप लोग क्लास में पढ़ते हो सारा लिख देते हो, नहीं। जो जो मेन चीज होता है ना, जो मेन पॉइंट होता है ना, वो हम लोग नोट्स में लिखा करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। अथवा हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। संक्षेपण का सामान्य अर्थ क्या होता है, संक्षेप में कहना, में छोटे तरीके से कहना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है किसी विस्तृत घटना से मतलब या किसी विस्तृत कहानी से अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटा करके लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी कहानी है, कोई भी कहानी से जो है ना, वहाँ उसमें जो अनावश्यक बातें हैं, जो आवश्यक बातें नहीं है, उसको हटा करके उसको वो कहानी के 1/3 भागों में लिख देना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। इस तरीके से परिभाषा दिया गया, लेकिन आपको समझना कैसे, क्योंकि कोई भी कहानी है, कोई भी कहानी को जो है ना उसके मेन पॉइंट को छाट के लिखना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है कि संक्षेपण की परिभाषा और नियम, कि संक्षेपण के क्या क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या नियम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले संक्षेपण की परिभाषा, कि आखिर संक्षेपण किसको कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है ना। तो देखिए बोला गया है कि संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग अथवा प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं, जो आप लोगों को बताया गया था सेमेस्टर 2 में, इंग्लिश सीसी 4 में बताया गया था ना, कि समराइजिंग क्या है, नोट मेकिंग में बताया गया था। उसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग बताया गया था। प्रेसी राइटिंग मतलब क्या होता है, कि कोई भी आपको वर्ड दिया हुआ है, कोई भी स्टोरी दिया हुआ है, कोई भी स्टोरी को जो है मेन पॉइंट में लिखना क्या कहलाता है, प्रेसी राइटिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से संक्षेपण भी है आपका, है ना। लिखा हुआ है किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु को उसमें निहित तत्वों के पूर्व अर्धबोध के साथ कम से कम शब्दों की प्रक्रिया को संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। मीन्स बोला जा रहा है कि किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु मतलब कहानी है, अगर कुछ भी या तथ्य, ठीक है, और उसके तत्व को जो है ना कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, संक्षेपण या तो सार लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षेपण या तो सार लेखन कहलाता है, ठीक है। तो संक्षेपण और सार लेखन दोनों क्या है, सेम है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि संक्षेपण के नियम, क्या क्या संक्षेपण के क्या नियम है, क्या क्या नियम है इसके, संक्षेपण लिखने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो देखिए पहला नियम है कि संक्षेपण जो है ना मूल से छोटा नहीं होना चाहिए। मूल मतलब समझते हैं, हाँ, जो उसका ओरिजिनल कहानी जो दिया हुआ है ना, अगर आप उसको संक्षेप में लिख रहे हैं तो ओरिजिनल कहानी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कहानी है उतना ही बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब 1/3 होना चाहिए। ऐसा बोला नहीं गया है, मतलब देखिए लिखा हुआ है कि इतना छोटा हो, इसका कोई नियम नहीं है, परंतु मूल का लगभग 1/3 होना चाहिए। मूल का जो है, मूल का मतलब जो रियल दिया हुआ है, रियल से जो है ना 1/3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि संक्षेपण में मूल का तत्व और प्रमुख बिंदुओं का समावेश
अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग संक्षेप में लिखते हैं, ठीक है, संक्षेप में अगर उसको लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो उसमें जो है ना प्रमुख बिंदु आना चाहिए, मतलब जो मेन पॉइंट है ना उसमें से आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपको संक्षेप में लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संक्षेपण की भाषा सहज, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा दीर्घार्थक शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि अगर संक्षेपण लिखते हैं, मीन्स कोई भी अगर कहानी को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो कहानी को अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका भाषा कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी समझ जाए, और स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब समझते हैं, हाँ, साफ साफ होना चाहिए। उसके साथ साथ बोला गया ना कि इसमें जो दीर्घार्थक शब्द होता है, जिसका अर्थ जो है ना कुछ अलग होता है ना, वो शब्दों से, मतलब वो शब्दों को लिखने से बचना चाहिए। वैसा शब्द यहाँ पर लिखना चाहिए क्या, नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग जो है ना अगर एक ही बार में देखें तो एक ही बार में उसको समझ में आ जाए कि क्या बताया गया है इसमें से, ठीक है, ताकि लोग सस्पेंस में ना आ जाए, है ना। नेक्स्ट देखिए 4 में बोला गया है कि संक्षेपण में मूल की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। संक्षेपण में जो है ना मूल की व्याख्या नहीं करना चाहिए। मूल मतलब जो उसमें जो बताया गया है, जो मेन आपका कहानी है, उसी को छाप नहीं देना है, उसी को छापना है क्या, नहीं, उसमें से जो आपको मेन पॉइंट लगे वो आपको लिखना है, मीन्स 1/3 भाग में लिखना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही छाप दे, पूरा छापना है क्या, नहीं छापना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संक्षेपण में मूल के तत्वों में परिवर्तन या मूल के आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखिए बोल रहा है ना कि संक्षेपण अगर हम लोग करते हैं तो संक्षेपण में मूल के जो तत्व होते हैं ना उसमें से परिवर्तन या तो मूल की आलोचना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है, सो ठीक है, ऐसा कीजिएगा तो आपका ही क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं। जैसे जिससे आप रियल तरीके से लिख रहे हैं, जो कहानी से आप छाट के लिख रहे हैं, आप उसको गलत कैसे बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि संक्षेपण में मूल के वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए। संक्षेपण में जो मूल के वाक्य हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वाक्य को हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, है ना। तो संक्षेपण के जो मूल के जो वाक्य होते हैं उसमें से उसको बार बार दोहराना चाहिए क्या, उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि संक्षेपण के तार को तथ्यों का कर्म वही रखना चाहिए जो मूल में है, ठीक है। मतलब संक्षेपण अगर हम लोग करते हैं तो उसमें जो तथ्य होते हैं उसका कर्म जो है ना उसी प्रकार से होना चाहिए जो मूल में है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट 8 में क्या बोला गया है कि संक्षेपण में मूल की शैली निर्वहन आवश्यक नहीं है, परंतु उसकी भाषा सरल या तो सुस्पष्ट होनी चाहिए। देखिए बोल रहा है ना कि संक्षेपण अगर हम लोग करते हैं, मीन्स उसको संक्षेप में लिखते हैं, कोई भी कहानी को अगर छोटा करके लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे वैसे इसमें लिखेंगे, तो ठीक है, उसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका भाषा कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल सा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सुस्पष्ट मतलब एकदम साफ साफ होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको संक्षेप रूप में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि संक्षेपण के मुख्य लाभ, कि आखिर संक्षेपण से हम लोगों को क्या लाभ होता है, संक्षेपण करने से क्या लाभ होता है, इसका हम लोग बोल सकते हैं संक्षेपण के विशेषताएं, है ना। ठीक है, संक्षेपण के प्रमुख लाभ या तो विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला जो है समय की बचत। अगर हम लोग संक्षेप में लिखते हैं किसी चीज़ का तो उससे हम लोगों को क्या होता है, समय की बचत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा 5 पेज का कोई कहानी है, 5 पेज का कहानी है, 5 पेज के कहानी को मैंने 1 पेज में लिख दिया और शॉर्ट तरीके से लिख दिया, सारे मेन पॉइंट को यहाँ पे छाट के लिख दिया, तो मेरा समय बचेगा कि नहीं बचेगा, जरूर बचेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि समय क्या है, अनमोल है ना, कि समय और लहरों किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है। समय और लहर जो होता है ना, किसी की प्रतीक्षा करती है क्या, नहीं करती है ना। और बोला गया है कि खोया हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कि लैप्स ऑफ टाइम इज नेवर गेन, ठीक, बीता हुआ समय जो है वापस कभी आता नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए बोला गया है, अर्थात ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संक्षेपण ही एकमात्र ऐसी कला है जिसके द्वारा अनमोल समय की बचत होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा गया है ना क्योंकि संक्षेपण ही एक ऐसा कला है जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, समय की बचत होती है। इसमें क्या कहा गया आगे कि मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर उसके संक्षेपण से ही उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो मूल होता है ना, जो रियल चीज़ होता है, जो रियल कहानी होता है,
उसको ना लिख करके उसके मेन पॉइंट को हम लोग इसमें से लिखते हैं और उससे हम लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कोई कहानी है तो कोई कहानी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण से जो है हम लोगों को समय की बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि पाठक वृद्धि में सहायक, पाठक वृद्धि में सहायक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ने वालों को भी क्या होता है, सहायक प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी किताब है, कोई भी किताब में कहानी जो है अगर 10-12 पेज का रहेगा तो पढ़ने वाला जो है ना पहले ही डर जाएगा कि कौन पढ़ेगा इतना बड़ा बड़ा कहानी, है ना। तो और मान लीजिए अगर एक ही पेज का कहानी रहे या 2 ही पेज का कहानी रहे तो वो दिलचस्प होकर पढ़ेगा, मतलब इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि बड़े बड़े ग्रंथ देख करके पाठक घबरा जाते हैं। मीन्स पढ़ने वाले जो होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रंथ देखते हैं ना, आप 4-5 पेज का 10-12 पेज का देखते हैं ना कहानी, तो उसको घबरा जाते हैं। ठीक है, इच्छा होने के बाद भी जो है ना, समय का अभाव होने के कारण पाठक जो है ना विशालकाय ग्रंथों को पढ़ करके सार संक्षेप को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं बोला गया है, मान लीजिए अगर उसके पास समय रहता भी है ना तो वो लोग क्या करता है, 10-12 पेज का स्टोरी पढ़ना चाहता है क्या, नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, वो विद्यार्थी क्या चाहता है कि हम क्या करें, इसको संक्षेप में पढ़ें, संक्षेप में पढ़ना चाहता है सब लोग। ठीक है, विस्तृत रूप से पढ़ना नहीं चाहता, वो ऐसा ही चीज़ को पढ़ना चाहता है जो उसके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, सारे चीज़ पढ़ना नहीं चाहता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ रख रखाव में सुविधा। रख रखाव में सुविधा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में हम लोग नोट्स बनाते थे, है ना, तो क्लास 10th में तो बहुत सारा पढ़ाई किए थे लेकिन नोट्स तो हम लोग एक ही रखे थे। तो जिसमें एग्जाम होता है उसमें सारे कॉपी का जरूरत होता है कि नोट्स का जरूरत होता है, नोट्स का जरूरत होता है ना। तो वही बोला गया रख रखाव में सुविधा कि कार्यालय में प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र आते हैं जिनकी अधिकता से ढेर लग जाते हैं। ठीक है, कि कार्यालय में जो ऑफिस में जो है ना कई अधिक संख्या में पत्र वगैरह आते हैं जिसकी अधिकता जो है ना ढेर लग जाती है, मीन्स वहाँ पे जो है ना उसका ढेर लग जाता है। ऐसी स्थिति में संक्षेपण बना करके फाइल में सुरक्षित रूप से रख लिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, वो फाइलों का जो है ना संक्षेप में जो है ना फाइल बना करके उसको रख लिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो उसको तुरंत निकाल के देखा जा सके। ये सेम टू सेम आपका एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे तो हम लोग क्या किए थे, नोट्स बनाए थे। नोट्स क्यों बनाए थे, मान लीजिए एग्जामिनेशन में जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नोट्स निकालेंगे, उसको आराम से पढ़ लेंगे तो उससे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्या हम लोग सारे कॉपीज निकालते हैं जितना हम लोग पढ़े थे, नहीं, नोट्स को निकालते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, छोटा करके रखना, ये जो है ना रख रखाव में सुविधा होता है। नेक्स्ट है कि लेखन सामग्री की बचत। इससे क्या होगा, लेखन सामग्री की बचत होगा। ठीक है, किस क्या क्या बचत होगा, देखिए बोला जा रहा है ना कि लघुकाय होने के कारण संक्षेपण लिखने में कागज, कलम आदि की बचत होती है। जैसे मान लीजिए बड़ा अगर रहेगा ना, अगर कहानी विस्तृत रूप से रहेगा और उसको छोटा करके लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा, हम लोगों को कागज़ की भी कम जरूरत पड़ेगी, पेन का भी कम जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है ना लेखन सामग्री की भी बचत होगी। नेक्स्ट देखिए, 5वां बोला गया है समस्या के निस्तारण में सहायक। समस्या के निस्तारण, जैसे मान लीजिए समस्या के निस्तारण मतलब समझते हैं, समस्या को हल करना। ठीक है, समस्या को हल करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। तो कैसे होता है, जैसे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप पत्र लिखते हैं, कोई भी अगर आप फॉर्मल पत्र लिखते हैं, मीन्स डीसी के पास पत्र लिख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या उसमें आप विषय नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। और अगर आप विषय लिखते हैं ना, विषय को बढ़िया से लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो विषय ही देखता है कि विषय सही समझ जाता है, मीन सब्जेक्ट सही समझ जाता है कि बच्चा को क्या तकलीफ है। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट बढ़िया से नहीं लिखिएगा इसका मतलब वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इन फॉर्मल लेटर में जो है आप अपने से बढ़ा चढ़ा के कुछ लिख रहे हैं, वैसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल में जो प्रॉब्लम है वही आपको लिखना चाहिए। तो वही बोला गया कि यदि किसी की प्रशासनिक या तो शैक्षणिक समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को जो है ना प्रशासनिक या तो शैक्षिक समस्या है और जब वो अपनी समस्त विषय वस्तु को संक्षिप्त में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है ना तो उसकी समस्या का निस्तारण शीघ्र ही हो जाता है। और बोला गया है कि अगर वो अपने विषय वस्तु को जो विषय को जो सब्जेक्ट को जो है ना एकदम शॉर्ट वर्ड में लिख के समझा देना, लिख देता है ना, तो पढ़ने वाला तुरंत पढ़ के समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है और उसका समस्या जो है तुरंत समाधान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 6 में कि अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा। अधिकारी लोग जो होते हैं ना, जो ऑफिस में बैठते हैं, जो डीसी होते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, उन लोगों को क्या होता है, अगर सब्जेक्ट हम लोग देते हैं तो उससे क्या होता है, पढ़ने में सुविधा होती है। ठीक है, और आपके काम काज को तुरंत वो कर देंगे। जैसे बोला गया है कि किसी भी अधिकारी के पास प्रत्येक पत्र
या मामले को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं होता है। कोई भी अधिकारी जब होता है ना, जैसे मान लीजिए डीसी है, तो क्या उसको सारे कंप्लेंट्स पढ़ने के उतना टाइम है? नहीं समय, ठीक है। सारे मामलों को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है। और यह स्वाभाविक सी बात है, या तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो सच्चाई है। क्योंकि यदि अधिकारी वर्ग जो है प्रत्येक मामले को विस्तार से पढ़ने और समझने लगेंगे तो कार्यालय के अन्य कार्य क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर वो सारे कॉपीज, सारे फाइलों को एक करके देखेंगे ना, तो उसका ऑफिस का जो कार्य है, जो काम है, वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, ठीक है। अतः यह आवश्यक है कि अधिकारी मूल पाठ के स्थान पर संक्षेपण पढ़ के अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसलिए अधिकारी क्या करता है, वो पूरे कहानी को ना पढ़ करके उसका जो सब्जेक्ट जो होता है ना, विषय जो होता है, उसको पढ़ के जानकारी प्राप्त कर लेता है कि लोगों को दिक्कत क्या है, ठीक है, और वो समाधान करने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है दोस्तों? आपको निष्कर्ष डाल देना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि अतः कहा जा सकता है कि संक्षेपण कला सभी के लिए उपयोगी है। संक्षेपण कला जो होता है ना, सभी के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए क्या होता है दोस्तों? संक्षेपण जरूरी होता है, ठीक है। साथ ही इससे समय की बचत होती है, खोजने और रखरखाव में सुविधा होती है, लेखन सामग्री आदि की बचत भी होती है। इससे क्या होता है? समय का बचत होता है हम लोगों को, ठीक है। इसको खोजने और रखरखाव में सुविधा होता है, उसके साथ साथ लेखन सामग्री में की भी बचत होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं ASC 1 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दोस्तों कि अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है कि अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें कि अनुवाद किसको कहते हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या क्या क्षेत्र हैं, इसके बारे में क्या करना है? चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए एक ईजी से लैंग्वेज में इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनुवाद किसको कहते हैं। अब देखिए, अगर बात करें अनुवाद का, ठीक है, अनुवाद का हम लोग सिंपली भाषा में अगर जानने का प्रयास करें ना, तो अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन करना, है ना, ट्रांसलेट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इंग्लिश का हिंदी करना, वो क्या हो गया? अनुवाद करना हो गया। क्या हो गया? अनुवाद करना हो गया। इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि किसी भाषा में कही गई या तो लिखी गई बात को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना अनुवाद कहलाता है। मीन्स एक भाषा का इंग्लिश को हम लोग हिंदी में अनुवाद कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुवाद कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ गए कि अनुवाद किसको कहते हैं। अब देखिए, बताया गया है कि अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता है। अगर अनुवाद की कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो है ना, बहुत पुराने समय से चलता आया है, ठीक है। संस्कृत के वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। संस्कृत के वद धातु से जो है ना, अनुवाद शब्द का क्या हुआ? निर्माण हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा दोस्तों, तो PDF के लिए जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और VVI क्वेश्चन का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, जिसका VVI क्वेश्चन का लिंक जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें। देखिए, बताया गया है कि अनुवाद एक ऐसी कला है, अनुवाद के बारे में बताया गया कि अनुवाद एक ऐसा कला होता है जिसके द्वारा किसी विचार को स्पष्टता के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में इस प्रकार आंतरित किया जाते हैं कि वह पाठकों के मन में वही प्रभाव डालता है जो प्रभाव मूल का होता है। मीन्स कहा गया है कि अनुवाद जो है ना, एक ऐसा कला होता है ना, जिसके द्वारा किसी विचार को, कोई विचार जो होता है ना, उसको इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है ना, जो उसका मूल मतलब था। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, है ना, मैंने इंग्लिश का क्या क्या अनुवाद किया हिंदी में, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। तो उसका मूल जो है ना, जो उसका मतलब था, अंग्रेजी का मतलब था, वही मतलब जो है ना हिंदी का भी निकल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो मूल का आपका परिभाषा होगा, बिल्कुल सेम आपका जो है ना, जो ट्रांसलेट कीजिएगा, जो अनुवाद कीजिएगा, उसका भी जो है ना, वो मतलब निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। आगे कहा गया, देखिए अब हम लोग जानते हैं इसके परिभाषाओं को, ठीक है, कि इसके क्या क्या परिभाषा होते हैं, है ना। देखिए, बताया गया है कि सैमुअल जॉनसन के द्वारा क्या बताया गया है कि मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। कि मूल भाषा मीन्स मूल आपका जो वहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसका क्या करना है? मतलब उसका रक्षा करते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बदल देना, ठीक है, कि इंग्लिश में कुछ और कहा गया, हिंदी में कुछ और कर देंगे, वैसा है क्या? नहीं, ठीक है। जो मूल है ना, उसी को हम लोग को क्या करना है? धारण करके रखना है, और उसको जो है ना दूसरे भाषा में खाली बदल देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ इंग्लिश का वर्ड रहेगा, उसको हिंदी में चेंज कर देना, ही क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अगला में न्यूमार्क ने कहा है, ठीक है, न्यूमार्क ने क्या कहा है कि अनुवाद एक शिल्प है। अनुवाद क्या है? एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मीन्स कहा गया है कि अनुवाद एक ऐसा शिल्प है, अनुवाद क्या है? एक ऐसा शिल्प है जो दूसरे भाषाओं को जो है ना एक आसान भाषा में कन्वर्ट करता है, दूसरे भाषाओं का एक आसान भाषा में कन्वर्ट करता है, और उसका जो मूल होता है, उसका जो मूल मतलब होता है, वो मतलब जो है ना उससे भी निकलता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे फिर से कहा गया, देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा है, देवेंद्रनाथ शर्मा ने क्या कहा है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना एक अनुवाद है। कि अपने विचारों को, अपने भावों को, ठीक है, दूसरे भाषाओं में जो है ना रूपांतरित करना, दूसरे भाषा में बदल देना, ये क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है, ठीक है। ये 3 विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं हो गई। फिर देखिए, भोलानाथ जी ने क्या कहा है? भोलानाथ जी ने कहा है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। कि किसी भाषा में जो सामग्री प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो विचार प्राप्त हुआ है, उसको जो है ना दूसरा भाषा में बदल देना, है क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। मैं सीधा समझिए कि कोई भी वर्ड को, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, इंग्लिश लिखा हुआ उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। मीन्स कोई भी वर्ड को जो है ना उसको एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं, या तो ट्रांसलेट कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अनुवाद किसको कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बताया गया यहाँ पे कि परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक बार कही हुई बात को दूसरे शब्दों में फिर से कहना ही अनुवाद है। कि परिभाषा, जितने भी परिभाषा दिया हुआ उससे यह स्पष्ट होता है, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है ना कि एक बार कही हुई बात को इंग्लिश में जैसे मैंने एक बार बोल दिया, ठीक है, उसको फिर से दोहराना, हिंदी में दोहराना, उसी को क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। मीन्स एक बार बोली गई बात को दोबारा दोहराना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है, ठीक है। जहाँ अनुवाद की प्रक्रिया 2 भाषाओं के बीच होती है, जहाँ अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है ना, ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया जो होती है वो 2 भाषाओं के बीच में होती है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, अगर कोई वर्ड इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो 2 भाषाओं के बीच में होती है, ठीक है। फिर आगे कहा गया कि वहाँ जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा या मूल भाषा, ठीक है, और बोला गया है कि वहाँ पे जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है ना उसको क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं या तो मूल भाषा कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कहा गया कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, ठीक है। जिस भाषा में जो है ना अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा में उसको बदला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए इसको क्लियरली। अब देखिए, आगे बताया गया है कि अच्छे अनुवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। कि अगर अच्छा अनुवाद करना, आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करना है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बताया गया पहला जो गुण है कि अनुवादक को जिस भाषा में वह अनुवाद कर रहा है और मूल भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। मीन्स अनुवादक जो है, जो अनुवाद कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, उसको जो है ना जिस भाषा में वो ट्रांसलेट कर रहा है वो भाषा का, ठीक है, और मूल भाषा का जो है ना समुचित ज्ञान होना चाहिए। मीन्स इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए और हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। आप इंग्लिश से अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको आपको दोनों भाषाओं का क्या होना चाहिए? समुचित ज्ञान होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? एक अच्छे अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को टेंस सीखना पड़ता है, टेंस का स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है ना। तो अगर आप जानोगे, ठीक है, हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? अनुवाद कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है कि अनुवाद में सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए। कि अनुवाद अगर किया जाता है ना तो अनुवाद का जो है ना, अनुवाद में जो है ना सरल भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टफ भाषा अगर हम लोग दे देते हैं तो क्या होता है, उसको स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पाता है ना। तो ऐसे भाषा दे जिसमें से सभी को क्या हो जाए, तुरंत समझ में आ जाए, वो पढ़ के उसको समझ जाए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा बोला गया है कि अनुवादक को अनुवाद में स्पष्ट और सही उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। अनुवादक को जो है ना अनुवाद में मीन्स जब वो ट्रांसलेट करता है ना उसमें स्पष्ट और सही उच्चारण का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो उच्चारण ही गलत करेगा तो क्या वो सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब वो ट्रांसलेट करेगा ना उसको एकदम बढ़िया तरीके से उच्चारण करना पड़ेगा, उसको मतलब सही से बोलना पड़ेगा उस वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुवादक को अनुवाद में सही और आकर्षक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अनुवादक को जो है ना जब वो अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करेगा ना, तो आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोगों का मन जो है ना
उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है आगे कि अनुवादक को व्याकरण का उचित ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को जो है ना व्याकरण का उचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे वो इंग्लिश व्याकरण हो। ठीक है, अनुवादक को जो है ना दोनों व्याकरण का जो है ना अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, एक अच्छे तरीके से अनुवाद कर सकता है, अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बताया गया कि अनुवाद को संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब अनुवादक जो है, जो ट्रांसलेटर जो है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, उसको दोनों भाषाओं का, हर भाषाओं का क्या होना चाहिए, समुचित ज्ञान होना चाहिए। हर भाषाओं का जो है ना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, तभी वो क्या कर सकता है, अच्छे से ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शादी का सीजन है ना, तो इधर उधर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और मैं आप लोगों का एग्जामिनेशन है ना, आप लोगों का एग्जामिनेशन का तैयारी करवाने के लिए मैं वीडियो बाहर आके बना रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आवाज़ थोड़ा बहुत आ ही जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आगे देखिए, आगे अगर बात करें अनुवाद के प्रकार का, ठीक है, तो अनुवाद के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो अनुवाद के कितने प्रकार हैं, तो अनुवाद के 3 प्रकार होते हैं। अनुवाद करने के जो है ना वो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है शब्दानुवाद, दूसरा है भावानुवाद और तीसरा है मुहावरेदार अनुवाद। ठीक है, मैं देखिए पहला है शब्दानुवाद, मतलब वैसा अनुवाद जिसमें से जो मूल भाषा में कहा गया ना उसी को क्या कहते हैं ना, एकदम उतार देना, 2 कॉपी उतार देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्दानुवाद कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बोला गया भावानुवाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक दिया हुआ है, कुछ इंग्लिश में लिख दिया है, उसको हम लोग अपने भाव से समझ कर, उसको कल्पना करके, उसके बारे में समझ करके जो है ना, अगर हम लोग उसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो वो क्या हो गया, भावानुवाद। ठीक है, और तीसरा है मुहावरेदार अनुवाद। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एज ग्रीन एज ग्रास, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि उतना हरा भरा जितना की घास, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है, बिल्कुल हरा भरा, है ना। तो इस तरह से जो है ना, मतलब मुहावरे का यूज़ करके जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जो वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरेदार अनुवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया पहला जो है शब्दानुवाद है। इसमें क्या बोला गया है कि शब्दानुवाद में स्रोत से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने पर शब्दों को यथावत अनुवाद कर दिया जाता है। मीन शब्दानुवाद में क्या होता है कि जो वर्ड रहता है ना उसको सीधे तरीके से, जैसे इंग्लिश में है, ठीक है, उसको सीधे तरीके से हिंदी में खाली ट्रांसलेट कर दिया जाता है और कुछ किया नहीं जाता। ठीक है, इसमें जो है ना भावना को जो है अपने मन की भावना इत्यादि को जो है महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने मन के भावनाओं को भी उसमें लिख देंगे, लिखेंगे क्या, नहीं। ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी को क्या करना है, आपको सीधे तरीके से ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इसको जो है ना शाब्दिक अनुवाद भी कहा जाता है। शब्दानुवाद को जो है ना शाब्दिक अनुवाद भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या बोला गया कि भावानुवाद। क्या बोला गया, भावानुवाद में आपको बताया था कि अपने भावनाओं को समझ करके, मीन्स जो वहाँ पे वर्ड बोला गया है उसको समझ करके अपने भावनाओं के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करना, है ना। तो वही देखिए बोला गया है कि भावनानुवाद में स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की परंपरा को ध्यान रखते हुए कथ्य या विषय वस्तु के भावों का अनुवाद किया जाता है। इसे छाया अनुवाद भी कहते हैं। मतलब ये अनुवाद है उसको हम लोग छाया अनुवाद भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा में आता है दोस्तों कि मुहावरेदार अनुवाद। क्या है, मुहावरेदार अनुवाद। देखिए कहा गया है कि इसमें अनुवाद करते समय मुहावरे का प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अनुवाद सर्वोत्तम। मतलब इसलिए इसको क्या कहा गया, मुहावरेदार अनुवाद कहा गया। मीन्स ऐसा अनुवाद, ऐसा ट्रांसलेशन जिसमें से ट्रांसलेट करते समय जो है ना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरेदार अनुवाद कहते हैं। जैसे होता है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, मतलब बहुत सारे मुहावरे होते हैं। ठीक है, चास भोजनम था सिंडरा, ऐसे होता है ना, बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, और उसको बोलते कुछ और है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरेदार अनुवाद कहते हैं। ठीक है, बोला गया है कि यह अनुवाद सर्वोत्तम होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना सर्वोत्तम अनुवाद कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना लास्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि अनुवाद की आवश्यकता, कि आखिर अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है ना, इसका क्या महत्व है, अनुवाद जब किया जाता है ना दोस्तों तो अनुवाद का क्या महत्व होता है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए बताया गया कि आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आज के वैज्ञानिक युग में जो है ना अनुवाद क्या हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। यदि हमें दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है तो हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, अनुवाद करना आना पड़ेगा। मीन्स हर भाषाओं का ज्ञान होना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोगों को हर भाषाओं का ज्ञान है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। और अनुवाद करने के लिए जो है ना हम लोग को हर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग को हर भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अनुवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है कि हमें उनके यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमें जो है ना हर चीज़ों का जानकारी होना चाहिए।
और यह जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से मिलती है, ठीक है। और यह जानकारी जो है हम लोगों को किसके माध्यम से मिलती है, अनुवाद के माध्यम से मिलती है। जैसे मान लीजिए हम लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं, उसके कल्चर के बारे में सीखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, अगर वो भाषा को जानेंगे तब तो हम लोग ना सीखेंगे, तब तो हम लोग उसको कल्चर को समझ सकते हैं, उसके सभ्यता को समझ सकते हैं। तो हम लोगों को हर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं, उसके भाषाओं को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम है आप लोग समझ सकते हैं, शादी का सीजन है, ठीक है, तो गाना बजाना इधर चल ही रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं साइड होकर के वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ सेमेस्टर 1 के लिए जो है ना अपने दोस्तों को व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जोड़ें, जिसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ VVI क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।